लोग यहाँ पे हैं जी। थैंक्स फॉर इनवाइट जूम मीटिंग इन 500 लोग। अच्छा लगा एक्चुअल में। मैं सारी ही कम्युनिटी को सिर्फ एक छोटी सी वो करता हूँ कि काफ़ी सारे हमारे पार्टनर्स रह गए, वो एक टेक्निकल इशू के कारण हमारा जो लिंक था वेबिनार का वो हम जनरेट नहीं कर पाए, इसलिए हमारा जूम मीटिंग चल रहा है। वरना हमारे पास वेबिनार का लिंक होता तो यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा लोग आ जाते। एक्चुअल में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कि हमारी टीम ज्वाइन नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम हम लोग ऐसा करेंगे कि लिंक वेबिनार का ही हो हमारे पास, उसके लिए माफ़ी। ओके गगन जी, जी स्टार्ट कीजिए आप ऐसे। रवि सीनियर, सबसे पहले तो मेरा एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपसे कि आप एसॉट में 2013 से एसोसिएट हैं, 2013 से काम कर रहे हैं। 2013 को निकले हुए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि 2013 से पहले आपका जो लाइफस्टाइल था वो कैसा था, और आज की डेट में आपकी जिंदगी में कितना बदलाव हुआ है, चाहे वो आपकी फाइनेंस लेवल को लेकर हो, या आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर हो, आपकी थिंकिंग को लेकर हो, या फिर जो आपने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डेफिनेटली आपने अपने ऊपर पूरी तरह से बना लिया होगा, है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में कितने बदलाव हुए हैं एसॉट के ऊपर आने के बाद। आई थिंक गगन सिर्फ एक फिजिकल को छोड़ के ना, हाँ हाँ। बाकी मैंने हर एक चीज को डेवलप किया है। ओके। फिजिकल मीन्स कि 8 साल पहले जब मैं इस कम्युनिटी में आया था तो इतना ही पतला था जितना आज हूँ, तो ये एक चेंज नहीं मेरे अंदर आया, बाकी हर एक चीज का चेंज आया डेफिनेटली। जब आई थिंक मैं मार्च में नहीं, 2013 में नहीं, 2012 में दिसंबर में आया था। ओके। जो मेरा ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग सेशन मेरा दिसंबर का था, तो ठंडी के दिन थे काफ़ी। आई थिंक तुम ये पुरानी, मैं अपनी लाइफ स्टोरी एक छोटा सा आपको बता रहा था। एक्चुअल में मैंने MSc IT किया लवली यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ में मैं काम भी करता था। और जैसे जैसे मैंने BSc अपनी कंप्लीट की और मैं होटल में कैशियर था, राहत होटल में गुरदासपुर में। तो जब मैं वहाँ पे कैशियर का काम करता था, साथ साथ में लवली यूनिवर्सिटी में काम भी करता था। 1 साल मैंने होटल में काम किया, उसके बाद मैंने CA के साथ काम किया है, अकाउंटेंट का। तो 1.5 साल मैंने CA के साथ लगाया। एक्चुअल में मेरा ना माइंड काफ़ी, मैं सोचता था कि अपने आप को बिजी रखना है, बस फ्री नहीं रखना है। तो स्टार्टिंग से मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे यहाँ का जो थिंकिंग क्या है, आई थिंक मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब करते हैं आर्मी में, तो वो अभी सेकंड जॉब कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे सारे गांव में एक बोलते हैं कि एक कल्चर बन जाता है, और यहाँ पे हमारा कल्चर है कि सब लोग आर्मी में जाना चाहते हैं। सब लोग आर्मी आर्मी आर्मी, उनके दिमाग में ना वो आर्मी वाला वो भूत सवार हो गया कि मुझे आर्मी में जाना। तो आई थिंक मेरा सबसे ज़्यादा क्रेज था आर्मी में जाने का। तो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया आर्मी में जाने के लिए। तो एक बार तो मैं आर्मी का जॉब छोड़ा, मैंने ज्वाइनिंग लेटर मेरा आया हुआ, मैं नहीं गया हूँ। और सेकेंड टाइम मैं 2011 में मैं पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ, तो वो उसको भी मैंने रिज़ाइन दिया, मैं नहीं गया पंजाब पुलिस में। उसके बाद मैं धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब को ऐसा छोड़ा कि मेरा जो माइंड था वो प्राइवेट सेक्टर की ओर भागने लगा। करते 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 मैं CA के पास पहुंचा। CA से मैं दुकान, छोटी सी दुकान, 12th के बाद ही मैंने रिचार्ज का काम स्टार्ट किया। 1.5 साल मैंने मेडिकल स्टोर में काम किया, बहुत सारे काम किए ऐसे छोटे छोटे, एक एक साल करके, एक एक साल करके। तो फाइनली 2012 दिसंबर में मेरी बुआ जी घर पे आई हुई थी। तो वो मेरे को बोलते कि यार रवि, तो इतना पढ़ा लिखा है, तो एक तेरे से बात पूछनी है। तो मैंने बोला जी बुआ जी पूछिए, क्या बात है। बोले मेरा बेटा ना यार चंडीगढ़ गया हुआ है, तो वो पता नहीं कौन सी कपड़े की फैक्ट्री है या कंपनी है, क्या काम करती है। तो वो वहाँ से ना कॉल करता है, और बड़ी बड़ी बातें, हमें ना अभी 10 दिन ही हुए उसे गए हुए। तो वो बोलने लगा है कि मैं मम्मा 1 लाख कमाऊंगा, मैं अभी जब भी घर आऊँगा गाड़ी लेके आऊँगा। तो तो जहाँ की जो मेंटालिटी है गांव की, 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, 8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो 8 साल पहले कुछ भी नहीं था। 8 साल पहले तो इंडिया इतना तरक्की में नहीं था। और तो बड़ी पीछे की बात है। इंडिया ही इतना डिजिटल नहीं था, इंडिया इतना इम्प्रूव नहीं था 8 साल पहले। तो वो मेरे से बात ऐसे ऐसे करने लगी, तो मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड हुआ कि मैंने बोला यार कहाँ चला गया। तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन था कि यार मेरे को लगता कि उसको ना किसी ने कुछ कर दिया है, जादू टूना, वो ऐसी ऐसी उल्टी सीधे बातें कर रहा है। तो मैंने बोला कोई जादू टूना नहीं होगा, तो आप मेरा नंबर दीजिए, जब मैं उससे बात कर लेता हूँ, आप उसको मेरा नंबर दे दीजिए, जहाँ उसका नंबर मुझे दे दीजिए। तो बुआ जी ने बोला चलो ठीक है, मैं उससे बात करूँगी, वो आपसे बात करेगा। मैंने बोला ठीक है। तो अगले दिन मेरे को कॉल आता है उसका। तो मैंने बोला यार हाँ भाई क्या करता है। बोला ठीक है भैया, आप सुनाओ रवि।
ठीक है, मेरे से 4 साल छोटा है, तो वो नाम ही लेता था, भैया नहीं बोलता था। तो उसने बोला रवि ठीक है। मैंने बोला ठीक है, और सुना। मैंने बोला यार तू चंडीगढ़ में काम क्या करता है? बोला यार ऐसे ऐसे काम है कपड़े का। तो मैं तेरा क्या काम है, तू वहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, अगर ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, वो बताने नहीं लगा। तो मैंने बोला चल यार मुझे तो बता, मैं भी फ्री बैठा हूँ, मेरे पास भी कोई काम नहीं है, तो मैं भी आना चाहूँगा तेरे पास। बोला ऐसे ही आ जा तू घूमने के लिए, तो तेरे तू शायद नहीं करे ऐसा ऐसा, पता नहीं वो टालने लगा। उसको शायद ना, उसको समझाने नहीं आया जब मुझे, या वो सोचता था कि ये आएगा ही नहीं। एक्चुअल में मेरा थोड़ा सा माइंड सेट था वो, मैं थोड़ा सा उनके लेवल से, मैं मिडिल फैमिली से था, उनसे थोड़ा रिच था, तो इतना मुझे वो शेयरली बता नहीं रहे थे, इतना वो कंफर्टेबल होके मुझे समझा नहीं पा रहे थे। एक्चुअल में वो भी +2 पास था वो बंदा। तो उसने सोचा कि एक MSc होल्डर को मैं कैसे समझाऊंगा, बिजनेस के बारे में कैसे बताऊंगा। तो मैं तो वैसे ही फ्री था, तो मैंने बोला चलो मैं चाहता हूँ और मैं चंडीगढ़ घूमने के लिए आता हूँ। तो उस बुआ जी ने पहले बोला था उसको देखना कि बंदा कर क्या रहा है। तो जब मैं चंडीगढ़ आया तो वो मेरे को रिसीव करने के लिए आया। गगन 11 फेज वाली बस स्टैंड सबको याद है आई थिंक, जी, सबकी शुरुआत मंदिर वहीं के से हुई सामने। है। कोई भी 239 239 नंबर बस पकड़कर सारे मोहाली पहुंचे हैं। 11 फेज आगे से हमारा, हमें ब्रिज हमारा जो अपलाइन हमें रिसीव करने के लिए आया, और वहीं से टीएफ हमारा स्टार्ट हो जाता था, वहीं से टीएफ करना स्टार्ट करते थे। तो यार ये 11 फेज मोहाली है, यहाँ पे सारी बहुत सारी यहाँ पे हमारा फ्लैट है। तो वो मुझे ले गया, और मैं पहले भी 2 बार चंडीगढ़ होके आ चुका था, तो मैंने बोला मुझे सारा मालूम है, ये चंडीगढ़ में पहले घूम चुका हूँ। तो वो मुझे मोहाली में रिसीव किया, उसने रूम पे लेकर गया, और रूम में आई थिंक कोई 10 लोग थे। तो 10 लोग एक रूम पे बैठे हुए थे, तो आपस में ना डिस्कस करने लगे। तो मुझे पिछले कमरे में रख कर ना आगे अगले अगले वाले कमरे में चले गए, और बोले ऐसे ऐसे बंदा आया, होता ना पार्टनर आया, कैसे क्लोज करना है इसको, MSc IT होल्डर है यार, इससे कैसे बात करनी है, कौन से पार्टनर, कौन सा बंदा इसको एडवाइजर कराएगा, कौन सा बंदा इसको दामो देगा। तो ऐसे ऐसे वो प्लानिंग करने लगे। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, हम लोग शाम को घूमे फिरे और खाना खुना खाया। मैंने बोला चल तेरे सुबह तेरे ऑफिस चलेंगे। बोला हाँ ठीक है चलते हैं। तो सुबह मैं उसके ऑफिस में गया पैदल। 11 फेस मोहाली से अभी तो वो कोई बेस्ट मॉल कुछ नहीं था, एक सिंगल रोड था होता था, अभी तो डबल रोड हो गया ना, तब के टाइम पे हाँ। सिंगल रोड ही था। तो काम चला हुआ था रोड का, और हम लोग पैदल, बारिश लगी हुई है और पैदल जा रहे हैं ऑफिस के लिए। तो ठंडी के दिन थे, काफ़ी ठंडी थी। ऑफिस में गए तो आगे अच्छा लगा इसलिए क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और भीड़ नेपलिस की थी। गगन तुम्हें याद होगा हमारे टाइम पे नेपलिस थे, जी मेरे हाँ। टाइम पे, मेरी ट्रेनिंग के टाइम पे नेपलिस थे। नेपलिस वहाँ से मई मंथ में गए थे, मई मंथ में जी सिक्किम में ट्रांसफ़र हुए थे। तो जी जब मैं वहाँ पे पहुँचा और अंदर गया, तो अंदर देखा हो यार ये क्या है, छोटे छोटे हाइट के नेपलिस, कितने सारे नेपलिस वहाँ पे ना। ओ यस, चीज पूरा शोर शराबा मचा हुआ वहाँ पे पूरा। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पे। वो 300 400 लोग एक नीचे हॉल में, 500 लोग ऊपर हॉल में, हजारों की भीड़, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, लोग ऐसे 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 कर कर बीच बीच में से निकल रहे हैं। तो मैं वहां पे बिल्कुल शॉक्ड हो गया, यहाँ पे काम क्या है, काम तो कोई दिख नहीं रहा ना। 500 जी लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं और कपड़े थोड़ी ना तय कर रहे हैं वहाँ पे, वो लिफाफे में थोड़ी ना डाल रहे हैं पैकिंग करके, तो कर क्या रहे हैं जी समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे नेपलीज वहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वो क्लासेस कर रहे हैं, काफी सर्कल बने हुए लोगों के, और वहाँ पे एक बंदा क्लास कर रहा है। तो मैं शॉक्ड हुआ, और फर्स्ट डे मेरा एडवाइजर हुआ, मुझे एडवाइजर कराया। तो आई थिंक मुझे हरपाल जी ने भी दामो दी है। तो वो मैंने फर्स्ट डे सुनकर तो मुझे पता चल गया कि MLM इंडस्ट्री है और मार्केटिंग का काम है, चेन सिस्टम है। तो मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ चेन सिस्टम, लोगों की मेंटालिटी थी तब के टाइम पे कि चेन सिस्टम है। तो मुझे पता चल गया कि नहीं चेन सिस्टम है। लोग बोलते हैं ना चेन सिस्टम, हमारे वो माइंड में घुसा हुआ है, चेन चेन चेन, बंदे लगाने वाला काम है, बंदे लगाने वाला काम। तो वो पहले एडवाइजर से पता चल गया। तो हम लोग बाहर आए, तो हाफ टाइम हुआ, हमारा लंच ब्रेक हुआ, तो बाहर आए और मैंने ना उससे पूछा यार बंटी सारा कुछ बता दे यार साफ साफ क्या है। मुझे पता तो चल गया। नहीं नहीं, और मजा आने वाला भी, 1 2 क्लासें तेरी और लगेंगी और 4 दिन की ट्रेनिंग तेरी और बाकी है। मैंने बोला अच्छा चल ठीक है। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने फिर 2 मिनट के बाद पूछा यार बंटी बता दे यार सारा कुछ। बोला नहीं नहीं रवि तू, मैंने एक कान के नीचे लगाई उसके, फटाफट उसने पेन लिया, फटाफट बता दिया 5 पार्टनर लगने ऐसे ऐसे ज्वाइन। उसने सारी चीजें रिपीट करके मेरे सामने रख दी, सारे सिस्टम मुझे बता दिए, 10 सिस्टम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। मैंने बोला यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, ठीक है। मैंने उसी से 10 सिस्टम सीखे। मुझे थोड़ा सा सही लगा, मेरे पास बहुत सारे पहले भी अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी एम्बलम को लेकर। पर्ल कंपनी थी, PSL, उसके बाद फॉर एवर का ऑफर आ चुके थे, बहुत सारी कंपनियां तब के टाइम पे, एम्बे की भी ऑफर आते थे।
तो मैं जाता ही नहीं था, मुझे एक्चुअल में पसंद ही नहीं था। और मुझे लगता है जहाँ पे जितने भी लोग हो गए ना, किसी को भी पसंद नहीं था एमएलएम। सब लोग सिर्फ हमारी एसोर्ट की सिस्टम को देखकर यहाँ पर ज्वाइन हुए। वो एक सिस्टमेटिकल था, वो काफ़ी मुझे सिस्टम अच्छा लगा। और मैंने देखा कि नहीं, यहाँ पे मैं कम टाइम पे यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबकी सोच सेम होगी। सबका थिंकिंग एमएलएम ज्वाइन करने का यही होता है कि मुझे यहाँ से पैसा कमाना और निकलना है। आई थिंक कोई एमएलएम में फ्यूचर नहीं सोच कर आता है कि मुझे मेरा फ्यूचर कितना बनने वाला है, जहाँ मैं कहाँ तक जाने वाला हूँ, जहाँ मेरा इस जगह पर ब्राइट फ्यूचर है। वो तब पता चलता है जब इंडस्ट्री को टाइम ज़्यादा हो जाता है, जब वो लंबा टाइम चलती है, जहाँ लंबा टाइम हम उसको देख रहे हैं कि नहीं यार ये लॉन्ग टर्म चलने वाली है, जो और आगे जाने वाली है, तो हमें इसके साथ ही जुड़े रहना जरूरी है। वो चीज़ें बाद में पता चलती है। और तब के टाइम पे इतना प्रोडक्ट का क्वालिटी भी नहीं था। मैं सच बताऊं तो मैंने 20 से स्टार्ट किया, 8,000 से। तो मुझे तब के टाइम पे तो मैं गगन पता है 2 ही शर्ट और एक ही पैंट आती थी, 3500 की पैंट और 3,000 की एक शर्ट। तो वो मुझे दिन याद है। और मैं वो अपने ज्वाइनिंग के बाद, मैं ऑफिस में 3 महीने के बाद आया। एक्चुअल में मेरे एमएससी के एग्ज़ाम थे, तो मैंने ज्वाइनिंग कर ली। मैंने 20 से स्टार्ट किया और घर पे आ गया। और एग्ज़ाम देने के बाद मैंने फिर से बिजनेस को स्टार्ट किया फरवरी में। तो जब मैं बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, तो एक चीज़ तो मुझे समझ थी, मैंने जो एग्ज़ाम दिए थे ना, मैंने उसमें से भी कितना सारा इन्विटेशन को क्रिएट कर लिया था। एग्ज़ाम देते देते मैंने इन्विटेशन क्रिएट कर लिया था कि ऐसा ऐसा मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं शायद अगर वहाँ पर कुछ ऐसा होगा तो मैं तुम्हें इन्वाइट ज़रूर करूँगा। तो ऐसे ऐसे मैंने ज्वाइनिंग किया। और तब का दौर आज का दौर काफ़ी डिफरेंट है। मुझे लगता है कि 100% का ही नहीं, 1000 गुना डिफरेंस है। और वो मेरी शुरुआती मेरे दिन थे। और मैंने शुरुआत की 20 से। और सबसे बड़ी बात की, मैंने 20 से स्टार्ट किया और मैं मेवन रैंक पे 22 दिन में पहुंचा। 22 दिन में मेरे 7 डायरेक्ट पार्टनर थे, 7 डायरेक्ट पार्टनर थे। और 1.5 महीने में मैं अकाउंट बन गया। काफ़ी जल्दी मैंने प्रोग्रेस किया। मैं काफ़ी जल्दी, मुझे कभी रिजेक्शन नहीं है, मैंने रिजेक्शन फेस नहीं की। क्यों नहीं की? सबसे बड़ा रीज़न, एक्चुअल में मैं जिस बंदे को भी इनवाइट करता था ना, मैं उसको इंडिपेंडेंट बनाता था, अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता था। मैं साफ साफ उसको 11 फेस माली रिसीव जब भी करने जाता था, एक ही बात बोलता, तू अपने लिए आया, मेरे लिए नहीं आया। जो करना तुझे अपने लिए करना है, ट्रेनिंग करना तुम्हें अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना है। तो मैं उसके 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 माइंड में ना एक चीज़ बिठा देता था कि मैं तेरे काम आने वाला नहीं हूँ, मेरा काम और भी इधर उधर घूमने वाला है। तुमने अपना ट्रेनिंग पे ध्यान देना, तुम्हें अपने बिजनेस पे फोकस करना है, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। करना नहीं करना बाद की बात है, बस सीखना तेरा फर्ज बनता है। तो ये सबसे बड़ी, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे को रिजेक्शन इसीलिए फेस नहीं हुई। और मैंने कोई झूठ नहीं बोला स्टार्टिंग से। बहुत सारे हमारे पार्टनर्स एक फेक का फ़ायदा लेते हैं कि यहाँ पे जॉब है, 17,000 का आपको पैकेज मिल जाएगा, ये एरा वगैरह, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो वो मेरे पास तरीका नहीं था, इसलिए मैंने कोई रिजेक्शन फेस नहीं किया। ये मेरा स्टार्टिंग था। रवि सिन्हा, मुझे आज भी याद है, मैं जब एक एस प्रमोट नहीं हुआ था और मैं एक प्री एस बनने वाला था, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मोहाली में हमारा जो ऑफिस होता था, हमारा कैबिन होता था, मतलब वो मेरा नहीं था उस टाइम पर, मैं प्री एस नहीं बना था, तो उसके अंदर एंट्री नहीं थी मेरी। तो मुझे उन्होंने, हरपाल जी ने उसके बाहर बिठाया था, एंड आपको वो लेकर आए और मेरे सामने बिठाया। आपने मुझे जोर जोर से बोलना शुरू किया, गगन तू बोल, तुझे क्या चाहिए, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू बोल। आपने बार बार मुझे बोला, एंड मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ना तो मैं नेगेटिव हूँ, भी मैं काम भी अच्छा कर रहा हूँ, हरपाल जी ने क्यों मुझे आपके आगे बिठाया है। एंड आप मुझे समझाते रहे, मतलब हरपाल जी मुझे और पक्का बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड उस दिन मैं आपके साथ पहली बार आपसे मेरा मीटिंग हुआ था, एंड मैंने देखा ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बहुत पूरा हॉल भरा होता था, एंड बार बार आप स्लोगन बोलते थे। मंथली मीटिंग्स मैंने आपकी देखी हैं, बहुत मतलब वहां पे वो करते थे, क्या कहते, चेयर अप करते थे हम लोग। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो वो 66 सेक्टर मोहाली का दौर था, और आज की डेट में जैसे हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, या फिर हमारे पास ऑनलाइन जरिया है, जैसे सबसे बड़ा जरिया आज की डेट में जो हमारे बिजनेस में लोग यूज कर रहे हैं, वो है जूम सेशन या जूम वेबिनार, जिससे हम अपने बिजनेस में प्रोडक्टिविटी को अच्छा कर पा रहे हैं। मैं आपसे ये 3 चीजें पूछना चाहता कि वो दौर कैसा था जब हम ट्रेनिंग्स करवाते थे सर्कल्स के अंदर या टेबल के ऊपर, और आज के दौर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर और जो हमारा ये जूम सेशन है, इन तीनों चीजों को आप थोड़ा कैसे मतलब ब्रीफ करना चाहेंगे? मैं गगन, इसमें एक सबसे बड़ा, मैं तुम्हें एक फंडा बताता हूँ।
आई थिंक मुझे लगता है कि तब का जी टाइम हमें लगता है कि इस कोरोना से भी वो ज़्यादा टफ था। तो कोरोना तो जी कुछ भी नहीं है, जब हमारे टाइम पे हमें सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और स्टूल और टेबल के अरेंज करने के लिए गेट पे खड़ा होना पड़ता था कि मेरे 20 पार्टनर आ रहे हैं, मैं और मेरे 4 लीडर वहां पर पहले चले गए ऑफिस में सुबह 4 बजे उठकर। सुबह 4 बजे उठकर हमारा हम्म, काम क्या है कि पार्टनर्स के लिए स्टूल जी और टेबल इकट्ठे करने हैं। वो इतने भीड़ भड़के में, हजारों की भीड़ में हमने गेट के आगे ऐसे खड़े हो जाना, और कब गेट खुलना है, जी सिक्योरिटी गार्ड ने वो गेट का ताला खोलना है, ऐसे जैसे जैसे खोलना और भागम दौड़ बचा रही है, सीधे अंदर फटाफट स्टूल निकाल ले, टेबल पूरा ऐसे करके ना कब्जा कर लेना। कोई चीज का नहीं होता, वो बोलते हैं कि कोई टॉफियां बंट रही हो, जहाँ कोई कोई पैसे फेंक रहा हो और हमें को लूटने जाना है। तो वो सीन था। जी कोरोना तो कुछ भी नहीं है, कोरोना ने तो घर पे बिठाया है, सबसे अच्छी बात है। वो उल्टा हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया झूम का कि तुम घर पे बैठ के भी 500 लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। तो अगर हाँ तुम मैं ये चीज अभी सोच रहा था कि अभी के टाइम पे हमने 500 लोग इकट्ठे किए सिर्फ 2 मिनट में। अगर यही 500 लोग हम मोहाली में इकट्ठे करते ना तो 1 घंटा लग जाता उनको बिठाते बिठाते कि कैसे बैठना है, स्टूल लगाते लगाते, वो बीच में जगह छोड़कर कैसे बैठना है, डिसिप्लिन बनाना था, 10-20 लीडर पीछे खड़े करने थे कि कोई शोर ना मचाए यार आप वगैरह। 1 घंटा तो वैसे ही उसको सेटलमेंट में लग जाता था। तो जी आई थिंक मुझे लगता है कि तब का टाइम हमने बहुत टफ टाइम देखा हुआ है। मैं सारी कम्युनिटी को ही ये सारी कम्युनिटी लकी है। आई थिंक मुझे लगता है कि जितने लोग अभी के टाइम पे सेंटर्स में काम कर रहे हैं, यू आर लकी पर्सन। क्यों? हम्म, आप लोगों को खुला खुला सेंटर ऑफिस मिला हुआ है, सुबह उठ के मजे के साथ 9 बजे टाई शाई लगाकर ऑफिस जा रहे हो, स्टूल लगे हुए हैं, टेबल लगे हैं, हर एक चीज आपको फैसिलिटी पूरी मिल रही है। तो ये आपके लिए काफी लकी है। हमारा टाइम तो बहुत बुरा बुरा टाइम आप बोल सकते हैं। हजारों की भीड़ में हम लोग क्लास करते थे। मैं 100 लोगों को क्लास कर रहा हूँ, मेरे अगले साथ में ही 100 लोग और क्लास कर रहे हैं, उसके आगे और 100 कर रहे हैं। तो एक दूसरे की आवाजें सुनाई देती थी। मैं अपने 100 पार्टनर्स को बोल बोल के ऐसे ऐसे ऐसे, तो अगले वाले सर्कल की भी आवाज उसको सुनाई दे रही होती थी, पिछले वाले सर्कल की भी उसको आवाज सुनाई दे रही। तो ये हमने सबसे टफ पीरियड वहां से निकाल कर अपनी कम्युनिटी को बिल्ड किया। एक छोटी छोटी ब्रीकी ब्रीकी चीजों को समझाया, जोर जोर से गला चिल्ला चिल्ला कर। गगन, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, मैं पूरे 1 साल में मार्किस बन गया था, एस बन गया था। और एस बनने के जी बाद पूरे 1.5 साल के बाद मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि तुम अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारा खेल खत्म है, फिनिश है तुम। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने वो जो टाइम बोल बोल के निकाला है, 400 लोगों को बिठा के, 500 लोगों को बिठा के। आई थिंक अगर तुम भी पुराने लीडर हो, तुमने देखा ही होगा, नीचे हॉल जी में, नीचे ऊपर हॉल में। और आई थिंक मुझे पता नहीं है क्यों मुझे लोग पसंद करते थे। मैं जब भी क्लास करता था, मैं 100 को करता था, पर वहाँ पे 500 जरूर इकट्ठे हो जाते थे। तो सारे लोग जी अपनी टीम के पार्टनर्स वहाँ पे लेकर आ जाते थे, रवि सीनियर की क्लास है, चलो चलो चलो। पर इतना नहीं पता जी कि रवि सीनियर ने 500 को समझाना कैसे है, ये तो कोई पता था। तो वो टाइम बुरे तरीके से निकाला है। और डॉक्टर सचिन था, आपको पता होगा मोहाली में डॉक्टर सचिन। मैं उससे मिलने के लिए गया जी तो उसने चेक किया और उसने बोला यार तुम तो बोल बोल के खाना भी नहीं खाता थे, पूरा पूरा दिन खाने का पता ही नहीं होता था। एक क्लास खत्म हुआ, हाँ दूसरा खत्म हुआ, तीसरा क्लास, तीसरा खत्म हुआ, चौथा क्लास। शाम तक तो क्लास ही होती थी, फोन कपड़े चेंज करने के लिए टाइम नहीं मिलता था। खाना कहाँ से खाना था? तो सुबह ही खाना हाँ खाते थे, सिर्फ एक पराठा खाना था वहां से मोहाली से, वहीं से बाहर जो मिलते थे वहीं पराठा खाकर तो बस अंदर चले जाना। जब अंदर चले जाना फिर टाइम ही देखना, वो 8 बज गए, चलो यार चलो अभी अभी खाने का टाइम हो गया रात का, दोपहर का तो खाना ही नहीं खाते थे। तो बिना जी मुझे लगता है कि बोलने से सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। तो हमने काफ़ी एनर्जी वेस्ट की है, इसलिए इतना बड़ा कम्युनिटी है हमारा, इतना बड़ा वो टीम हमने बिल्ड किया है। तो वो टाइम हमने काफ़ी टफ टाइम निकाला है। काफ़ी लीडर्स हमारे साथ पुराने वहाँ पे थे, उन सबको मालूम है। उस सिचुएशन से हम लोग बाहर निकले। आज हमारे लिए बिजनेस करना बिल्कुल आसान है सेंटर्स में। और अभी के टाइम पे तो झूम पे देखो 500 लोग इकट्ठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूँ मजे के साथ कुर्सी पे, कोई पसीना नहीं आ रहा है, एसी लगा हुआ है, कोई चक्कर नहीं जी है, कोई इशू नहीं है। और तब की एसी छोड़ो, वो पंखे भी इधर उधर जो घूमते थे ना, वो भी एक ही जगह पर रुके रहते थे। तो जी काफी मुश्किल वो दौर जी हमने वो निकाला हुआ है। तो काफी आसान है आज के टाइम पे बिजनेस करना। मैं तो बोलूँगा ये सारे लोग लकी है जो जिनको सेंटर्स, जिनके एस ने इतनी मेहनत करके सेंटर्स ओपन किया ऑल इंडिया में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट्स में। जी तो बिल्कुल आसान। अगर अब भी ये बिजनेस नहीं ना करते तो इनका बैड लक, या यही बैड है। रवि जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में और पहले के डेट में सबसे जो आसान चीज हुई है वो ये हुआ है कि हम एक बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा सब लोग कि एक मैरिज प्लेस का जितना जगह होता है ना, एक एक हॉल का, उतनी जगह
के अंदर कम से कम मेरे ख्याल से 300 400 500 सर्कल लगे होते थे। कोई टेबल पे ट्रेनिंग करवा रहा है, किसी का 20 का ग्रुप बैठा है, किसी का 50 का ग्रुप बैठा है। जितना आराम से मैं अभी बोल रहा हूँ, इससे आप ये समझ लीजिए कि 10 गुना ज्यादा चिल्लाकर वहां पे बात करनी होती थी, तभी आपकी आवाज जो होती थी मतलब सामने वालों तक पहुंचती थी। तो जितना आराम से मैं अभी बात कर रहा हूँ, जितने आराम से रवि जी अभी बात कर रहे हैं, इतनी आराम से उस टाइम पे बात नहीं हो पाती थी। तो सबसे जो आसान चीज आज की डेट में हुई है वो ये हुआ है कि हम बिल्कुल आराम से अपनी एनर्जी को, जहां हम 1 घंटा लगाते थे, अब हम 4 घंटे भी बोल सकते हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर एंड जूम सेशन आपके लिए एक ये प्रोडक्टिव लेकर आया है कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी बात को सब तक पहुंचा सकते हैं। मैं तो कल रात ये भी सोच रहा था कि क्यों ना इंस्टाग्राम के ऊपर जो रील्स का फीचर आया है, मैं उस पर जाकर एक वीडियो डालने वाला हूँ कि जितने भी इंडिया के लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, मेरा उन सबको खुली अपॉर्चुनिटी है कि asort.com पर मेरे रेफरल कोड से साइन अप कीजिए एंड मुझे मैसेज कीजिए एंड मैं आपको सर्विसेज एंड सपोर्ट दूंगा। एंड हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग एंड सब लोगों तक, पूरी इंडिया तक मेरी वो बात पहुंच जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट मेरे को लगता है कि 1000-2000 लोगों तक तो वो बात पहुंच ही जाएगी। तो कितना मतलब सिंपल हो चुका है हमारे लिए अपनी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचाना, है ना। तो रवि सीनियर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी चीजें बताई। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि आपने जब अपने साथ पार्टनर को यहाँ पे मौका दिया था, तो आपके कुछ लोग नॉन भी रहे होंगे, कुछ लोग अननॉन भी रहे होंगे, तो आपने उनके साथ कैसे मतलब डील किया? जब वो लोग आपसे कभी ना कभी, उनके कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज आते होंगे, कभी 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 ऐसा भी होता होगा कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग रहते होंगे, आपके कुछ अलग रहते होंगे, वो कुछ और तरीके से चल रहे होंगे, आप कुछ और तरीके से चल रहे होंगे। तो फिर आपने इतनी बड़ी कम्युनिटी, आपके नीचे 800 से 900 एसेज है, आई थिंक 800 प्लस एसेज हैं, तो इतनी बड़ी जनरेशन आपका होना, और लास्ट मंथ आपका 1.5 सीआर बिजनेस का होना, जो आपने आपकी जनरेशन ने ट्रेनिंग सेंटर से और ऑनलाइन बिजनेस से इतने बड़े बिजनेस को किया है। सो मैं चाहूंगा कि आप अपनी कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी को ये मैसेज दें कि किस तरीके से आप इन चीजों को ऑर्गेनाइज स्टार्टिंग में किया था एंड आज की डेट में किस तरीके से आप उन चीजों को मेंटेन करके चल रहे हैं। बिल्कुल। मैं हमारे एमएलएम इंडस्ट्री में और हमारे एसोर्ट में सबसे बड़ी बात स्टार्टिंग से बोली जाती थी कि ये हमारा कॉपी बिजनेस है। ऑनलाइन अपलाइन को कॉपी करता है, अपलाइन अपलाइन को कॉपी करता है, वो अपलाइन, वो ऊपर वाले अपलाइन को कॉपी करता है। तो जी ये हमारा कॉपी सिस्टम ही चल रहा था। तो देखो, मैं तो तुम्हें एक ही चीज़ गगन समझाऊंगा और पूरी कम्युनिटी को भी, कि जो कल्चर आप अपनी कम्युनिटी को पास कर रहे हो, वही कल्चर तुम्हारा लास्ट तक जाने वाला है। तो फिलहाल अपना कल्चर सोच समझ कर बनाओ कि मैं कल्चर क्या बनाने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो तुम लोग स्टार्ट करने जा रहे हो अपनी टीम के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, कि मैं ये अपनी पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा करके ये मैसेज पास करना चाहता हूँ, क्या वो मैसेज तुम्हारा अगले 100 साल चलने वाला है? क्या वो मैसेज आपने पहले 100 बार सोचा है कि मैं क्या पास करने जा रहा हूँ? सबसे बड़ी चीज़, हमारी बहुत सारी कम्युनिटी जब समझाना स्टार्ट कर देती है तो वो होता है ना, ब्रेक फेल हो जाती है इनकी, कोई ब्रेक नहीं होती है। रेस, वो रेस के ऊपर पाँव होता है, इनका दबा होता है, धड़ाधड़ समझाने लग जाते हैं, और वही कल्चर ना नीचे पास हो जाता है। जी तो वही चीज़ हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक कल्चर पास किया था कि बस कि एथिक्स से काम करना है, अनएथिक चीज़ें कोई पास नहीं होनी चाहिए हमारी कम्युनिटी में, बहुत सारी चीज़ें। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये सारे ही समझदार लोग यहाँ पे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार नहीं होगा। मैं वो सारी चीज़ें बोल रहा हूँ जो अनैतिक तरीके से होती हैं, जो एक सेंटर्स में भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं एक एक को गिनाने लगूंगा तो वो काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। तो मैं जब भी अपनी कम्युनिटी को समझाता था तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर बात करता था जो अनैतिक है। बिजनेस अपने तरीके से करना, वो उसका माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि उसका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है। देखो, बिजनेस करने के अपने अपने आइडियाज हैं, किसी का भी सेम आइडियाज हर कम्युनिटी में एक ही लाइन पे नहीं जा सकता है, हर एक का अलग अलग आइडियाज होता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा मानना ये है, बिजनेस को चलाने का आइडिया तुम्हारा चेंज हो चलेगा, बट उस बिजनेस में रहने का आइडिया लॉन्ग टर्म चलना है तो वो एक ही हो। जो एक आइडिया आप अपनी कम्युनिटी में पास कर रहे हैं, वही आइडिया आपका लास्ट तक चलना चाहिए। तो वो हमने वो अपनी कम्युनिटी में पास किया। हाँ, बोलते हैं कि जब परिवार बड़ा हो जाए तो वो मैं ध्यान नहीं रख सकता कि बंदा कौन नीचे क्या कर रहा है। तो जब तक मैं एज था, 1.5 साल जब मैं ऑफिस में था मोहाली में, तो मेरी एक एक बंदे पे नज़र होती थी। कोई बुरा काम भी करता था मैं जल्दी से उसको पकड़ लेता था, जहाँ वो हाथ में आ जाता था रंगे हाथ पकड़ लेते थे, समझा देते थे बंदे को। जब ये यहाँ से सारे निकले, सेंटर्स बढ़ने लगे,
तब मैं किसी को रोक नहीं पाया। बहुत सारी अनैतिक चीज़ें हमारी कम्युनिटी में भी होती हैं, ये कोई कोई ऐसी बात नहीं है, छुपाने वाली बात ही नहीं है, झूठ बोलने वाली बात नहीं है, ना मैं बोलता हूँ ना मुझे बोलने आता है। तो मैं उन सबको रिकमेंड करूँगा कि वो जो चीज़ें हम लोग अनैतिक करते हैं बिजनेस में, अगर वो सारी अनैतिक चीज़ें आप लोग छोड़ दोगे ना, तो आपका बिजनेस रन डेफिनेटली करेगा। आप टीम की ओर ध्यान दोगे, आप बिजनेस की ओर फोकस दोगे। फोकस मीन्स बोलते हैं ना चॉइस, वो अपॉर्चुनिटी जो वो चॉइस बोलते हैं कि मेरे पास ये भी चॉइस है, मेरे पास ये भी चॉइस है। तो हमारे बिजनेस में अगर चॉइस है तो वो एक ही होनी चाहिए कि मुझे यहीं पे काम करना और यहीं से सक्सीड लेकर बाहर निकलना है। बट अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास ये भी चॉइस है, मैं यहाँ से नहीं करूँगा तो यहाँ से कर लूँगा, यहाँ से नहीं होगा तो मैं यहाँ से कर लूँगा, तो फिर वो बंदा ना घूमता ही रहता है, करता कहीं नहीं है और एज निकल जाती है बंदे की। फिर बोलता है कि नहीं, मुझे एमएलएम ने कुछ नहीं दिया, मैंने 10 साल लगाए मार्केटिंग में, मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। सिर्फ बात खत्म होती है अपने ऊपर कि अगर मैं मार्केटिंग लाइन में काम कर रहा हूँ तो मेरा माइंड क्या बोल रहा है, मेरा विजन कहाँ तक वाइड है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैंने बिजनेस को कहाँ तक लेकर जाना है, लॉन्ग टर्म लेकर जाना है, शॉर्ट टर्म लेकर जाना है। ये डिपेंड हर एक कम्युनिटी के पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है जी। रवि अपनी जी, टीम को। बिल्कुल। हाँ जी सॉरी, पूछिए एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि हाँ एथिक्स में जो सबसे बड़ी चीज जो हम सबको करनी चाहिए वो ये है कि हम जब भी किसी की पेमेंट ये सॉर्ट में करवाते हैं, जब भी हम किसी की शॉपिंग करवाते हैं, अगर हम वो शॉपिंग अपने पार्टनर के अकाउंट से करवाएं तो 90% प्रॉब्लम आपकी जो पैसों से रिलेटेड है वो खत्म हो जाएंगे। रवि जी, आपको क्या लगता है इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। मैं बोल रहा हूँ अगर ना यही बात अगर 8 साल होती जब हमने ऑफलाइन स्टार्ट किया, तो जी हमारे डॉनलाइन 50,000 हमारी जेब में डाल देते थे कि ये ले भाई तुम्हारे मेरे 29 के पैसे और ये तुमने जी ज्वाइनिंग करानी। अगर मेरे जी दिल में खोट होती, और बहुत सारे दिल में खोट आ जाती है और लोगों के आई भी है, लोगों में लोगों ने जी 50,000 देखा ही नहीं था 2012 में, और लोगों ने 50,000 जेब में जी डाला और घर चले गए, पार्टनर्स के पैसे खा गए। यहीं से तो हमारी इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। अगर आप लोग जी एक तरफ सोचते हो कि मैंने सक्सीड लेनी है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, नेम करना है, फेम करना है, और तुम 50,000 पे मर जाते हो ना एक छोटी सी अमाउंट पे, तो तुम नेम है फेम तो कमा लिया, तुमने कमा तो लिया, चोर तुम्हारा नेम आ गया, चोर वहां पे चोर दिख गया, तुमने 50,000 खाया। नेम फेम कमाना दो तरीके के होते हैं। एक नेम फेम कमाना कि मुझे यहाँ से सक्सेस लेकर बाहर जाना, और नेम फेम कमाना है। एक नेम फेम कमाना मैं यहाँ पे आया हूँ लोगों के पैसे इकट्ठे करने और जहां से भाग जाना, वो भी नेम फेम कमाना है। सिर्फ उन दोनों नेम फेम में फर्क यही है कि वो हाँ एक पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है। ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है और ये बस उसी दिन तक था, ये आगे नहीं चलने वाला। तो ये तो डिपेंड करता है ना इंसान की सोच के ऊपर यार, ये इंसान की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे टाइम पे मेरे पास तो 2-2 3-3 लाख रुपए ऐसे ही जेब में पड़े रहते थे। मैं अपने जी तकिए के नीचे 3-3 लाख रखकर सोता था। मेरे डाउनलाइन को पूछ लेना, गौतम को पूछ लेना, विजय को पूछ लेना, बहुत सारे ऐसे मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन थे जिनको पता था। मेरा एक रूम होता था ऊपर छोटा सा, बाकी नीचे मेरी टीम रहती थी, और जब मैं वहां पे सोता था सबको मालूम है कि वहां पे 3-3 4-4 लाख, 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे तकिए के नीचे जी रहते रहते थे। तो अगर मैं वो 3 लाख के लिए भागता तो आज मैं 6 करोड़ नहीं कमाता इस वक्त से। मैं अपनी दो बातें शेयर करना चाहूंगा। मैंने लाइफ में 2 बार चोरी की है। पहले मैं अपने मामा के घर जब भी जाता था तो उनके ट्रंक के कपड़े के नीचे 1-1 रुपए के सिक्के पड़े होते थे, खुले सिक्के पड़े होते थे। वो सिक्के मैं उठा के एक एक सिक्का उठाता था और दुकान से जाकर चूरन या टॉफी वगैरह खरीद लेता था। मेरे मामा के लड़के ने मुझे देख लिया और उसने मुझे बोला कि तुम्हारे मामा को बात बता दूं, मतलब मैं अपने पापा को बता दूं? तो मैंने बोला नहीं, मैं आज के बाद ऐसी चोरी नहीं करूंगा। और मुझे आज भी याद है 2009 में मैं एक कंपनी में नौकरी करता था, मेरी 2,500 रुपये सैलरी थी, 2,600 रुपये मंथली सैलरी थी। वहां पे रिचार्ज कूपन बनते थे, जैसे वो पहले हज का रिचार्ज आता था, सारा वोडाफोन, हाँ, 1 रुपए का रिचार्ज भी आता था उसमें, आइडिया, आइडिया का, हाँ, रिचार्ज कूपन होते थे। तो मैंने क्या किया, 2 बार मैंने, एक बार मैंने 2 कूपन लिए थे वहां से। मैंने देखा कि देखूं स्क्रैच करके ये रिचार्ज होते भी हैं या नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वो प्रिंटिंग हो रही थी। और मैंने जस्ट उसको टेस्टिंग के लिए किया, बट वो हो गया रिचार्ज। और मैंने 8 महीने नौकरी की और 8 महीने में डरता रहा कि अगर कभी भी मुझे मेरा मैनेजर बुलाता था, मुझे ऐसे लगता था कि आज मेरी चोरी पकड़ी गई, आज मैं पकड़ा गया, आज मैं पकड़ा गया, आज मैं पकड़ा गया। बट वो चोरी मेरी कभी पकड़ी नहीं गई। बट हाँ, आज मैं 500 लोगों के सामने ये बात बता रहा हूँ, और कि उस चोरी ने मेरे दिमाग में इतना गहरा असर डाला कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, मेरे को ऐसा काम नहीं करना है। क्योंकि उसने मेरे को 8 महीने तक, मैं हर रोज जब भी जाता था, मेरे जहन में एक बात रहती थी कि वो चोरी अगर सामने आ गई तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मैं क्या अपने बारे में फील करूंगा। इसीलिए मैंने इस शॉर्ट में
या उसके बाद 2009 के बाद कभी भी इस चीज को मैंने रिपीट नहीं किया। और मुझे लगता है मेरे यहाँ पहुंचने का भी जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही रहा है कि मैंने आज तक कभी भी अपनी कम्युनिटी से, ना मैंने CIG किया, ना मैंने अपनी कम्युनिटी से कभी भी कोई पैसा इधर उधर रखा। मतलब अगर किसी का 1 रुपया है, हरपाल जी कहते हैं, मैं भी ये बात मानता हूँ कि जो मेरा पैसा है वो मेरा है, और जो सामने वाले का है मुझे उसका सामने वाले का समझना चाहिए। इस तरीके से चीजें और अच्छी हो जाती है। एंड एथिकल्स में अगर हम पेमेंट को पार्टनर के अकाउंट से करवाएं, और दूसरी चीज अगर हम अपने करेक्टर को मेंटेन करके रखें, तो ये दो एक ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो आपकी टीम का आपके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा बना देती हैं, सबसे ज्यादा ट्रस्ट को बिल्ड करती हैं। और जब ये दो चीजें मिल जाती हैं, देन आपकी टीम आप पर भरोसा करना शुरू कर देती है। देन इस तरीके से टीम वर्क आगे काम करता है। रवि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, वही वही ट्रस्ट लेवल की तो मैं बात कर रहा हूँ, वही बिलीव की बात कर रहा हूँ। आप एक बार ही अपनी टीम के साथ बिलीव और ट्रस्ट बना सकते हैं, दूसरी बार उसको आप वो क्रिएट नहीं कर पाओगे। ये मैं सारी कम्युनिटी को रिकमेंड करूंगा, जो तुमने फर्स्ट टाइम कर दिया वही तुम्हारा लास्ट टाइम हो गया। देखो मेरा जो पर्सनल मानना है कि अगर लाइफ में तुमने किसी का 1 रुपया भी खा लिया तो वो तुम उसकी नजर में पूरी जिंदगी के लिए खत्म, फिनिश, तुम चोर ही रहोगे। और वो एक पर्सन 100 लोगों को बताएगा इसने मेरे 100 रुपया खाया है, खाया रुपया ही होगा, वो 100 गिनाएगा और 100 लोगों को पता चल गया, वो 100 लोग और 100 लोगों को बताएंगे। ऐसे ऐसे करके हमारा पूरा करैक्टर बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो ये हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ी चीज ही ट्रस्ट और बिलीव है। अगर तुम अपनी कम्युनिटी को बड़ा लेकर जाना चाहते हो, पूरा वाइड टीम बनाना चाहते हो, इतना बड़ा टीम लेकर जाना चाहते हो लाखों में, तो वो तुम्हारे एक स्टेप पे डिपेंड करता है। वो स्टेप तुम्हारा ट्रस्ट और बिलीव का होगा कि मैंने अपना फर्स्ट स्टेप कैसा क्रिएट किया है। तो वो चीज़ें मैं स्टार्टिंग में तो मैं अपनी एक बात शेयर करूँगा। जब मैं 29 रैंक पे था, आई थिंक काउंट रैंक पे था, तो वो इन्फ्लुएंसर रैंक पे मैंने ना क्या हुआ कि मेरे एक पार्टनर आए, 6 पार्टनर थे मेरे रूम पे, तो 3 रूम होते थे हमारे और मेरा रूम अलग होता था, ब्रिज रूम। तो हम लोग क्या करते थे, अपने पार्टनर के साथ ना शाम को शेयरिंग करते थे जब वो ऑफिस से आ जाते थे। शेयरिंग मीन्स अपने बारे में बताना, ताकि उनके, जब मैं अपने बारे में बताऊंगा तो ही तो वो अपने बारे में बताएंगे, तो उनके क्वेश्चंस निकालना कि उनको मार्केटिंग के लेकर क्या क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे ही मेरी शेयरिंग थी, तो 4 डे मेरी शेयरिंग होती थी शाम को पार्टनर्स के साथ, चाहे वो 10 पार्टनर्स हो, चाहे वो 20 पार्टनर्स हो, चाहे वो 40 पार्टनर्स हो। रूम पे बिठाते थे उनको और टी अप करते थे और सामने बिठा देते थे। और मैं वहाँ पे शेयरिंग करने गया निक्कर डाल के। तो मेरा मोहाली का निक्कर बड़ा फेमस है क्योंकि मैं निक्कर में रहता था, तो आज भी निक्कर में ही हूँ। तो तब के टाइम पे वो हुआ क्या कि मैं ना निक्कर बैठ के वहाँ पे अपने पार्टनर्स के पास बैठ गया। 10 पार्टनर्स थे और जिसमें से 3 पार्टनर 12 थे और 4-5 पार्टनर ग्रेजुएटेड थे। तो एक के ना काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो जिनके भी क्वेश्चन होते ना तो मुझे अपडेट मिल जाती थी कि सीनियर इनको समझाना वो आपके हाथ में है, ये लास्ट आपके ऊपर छोड़ दी है। तो मैं उनके पास बैठ गया और शेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो वो ना वैसे ही बड़ी बातें करने लगा, ये अब वो है, कौन कमाता है यहाँ पे, कितने कमा लेता कोई यहाँ पे। पहले मैंने उनको ना 1 घंटा सुनाया, 1 घंटा उनका सुना। तो लास्ट में ना मेरे पास ना 29 की कलेक्शन पड़ी थी ज्वाइनिंग की, 50,000 मेरी जेब में पड़े थे। और उसने बोला तुम सिन्हा आप क्या कमाते हो, उसने बोला ना थोड़ा बड़ा रफ से बोला। मैंने 50,000 निक्कर से निकाला, उसके पूरे आगे मैं सुना ये कमाता हूँ 50,000 महीने का। तो एकदम बिल्कुल शॉक्ड हो गया। तो क्योंकि तब के टाइम पे 50,000 किसी के पास होता ही नहीं था। तो मेरे माइंड में ना एक सबसे जो मैंने बोल तो दिया कि मैं ये कमाता हूँ। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मैं यही सोचता रहा रवि यार तूने झूठ तो बोल दिया है। अगर तू इन फ्यूचर इस इंडस्ट्री से 50,000 नहीं कमा पाया तो सारी जिंदगी का ये माथे पे तुम्हारा ना कलंक लग गया कि तुमने उसके साथ झूठ बोला था कि तू 50,000 कमाता जी। उस 50,000 ने गगन मुझे पूरे 8 महीने सोने नहीं दिया जी। तब तक सोने नहीं दिया जब तक मैंने इन्फ्लुएंसर पे 71,000 का चेक नहीं उठाया था एसोड के पास। जब मेरा इनकम आया ना 71,000 इन्फ्लुएंसर रैंक पे जी। तो मैं सबसे बड़ा वो खुश, मुझे वो फीलिंग थी ना जो मेरी कि नहीं यार जो रवि तुमने जो झूठ बोला था ना, तुम उस झूठ पे खड़े उतरे हो। अब वो मेरा झूठ नहीं रहा, अब वो मेरा झूठ सच में तब्दील हुआ। तो झूठ भी बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, और जो तुम झूठ बोल रहे हो उस झूठ को सच करना, ये सबसे बड़ा काम होता है, ये सबसे टफ काम होता है। और मैंने उस झूठ को जब सच किया ना,
तब मुझे शांति मिली और मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें बाहर निकली। और मैं तुम्हें बताऊं, मैंने 8 महीने सो के नहीं देखा। वो सो के क्यों नहीं देखा, मैंने अपनी पूरी कम्युनिटी को ऑफिस से 11 बजे से पहले रूम पे आने ही नहीं दिया। रात के 11 बजे 12 बजे समझाते रहना, ऐसा करना, प्री प्लानिंग स्टार्ट कर देना, कल का दिन कैसा होना चाहिए, कल हमारे पार्टनर कैसे आ रहे हैं, उन पार्टनर्स को कौन कौन बंदा समझाएगा, कैसे कैसे समझाएगा, कैसी कैसी बातें करनी है। पूरे दिन का शेड्यूल हमारे पास रात को होता था। 12 बजे रूम पर आकर फिर खाना बनाना, फिर वो 100 रोटी पकाना, 100 फुल्का। वो दिन एक कुकर पूरा 2.5-3 लीटर वाला कुकर की सीटियां 2:30 बजे तक चलती रही, सी। वो पड़ोस वाले भी दुखी हो जाते थे, इनकी तो रात के 2-2 बजे सीटियां चलती है। तो वो दाल सीटी बनाकर पूरे रोटी राटी 2:30-3 बजे खाकर सोना कहाँ होता था, 3 बजे तक तो वैसे ही नींद नहीं आती थी। सुबह फिर से 5 बजे ऑफिस पे जाकर वो स्टूल इकट्ठे करने होते थे। जी जी। वो मैंने वो सोकर नहीं देखा। बोलते ना कि जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही तुम्हारी टीम करेगी। वो स्टार्ट के 10 पार्टनर्स, जैसा मैं करता था वैसे ही मेरे 10 पार्टनर्स करते थे। मैं तुम्हें अपनी टीम बिल्ड करने के वो हैबिट्स बताता हूँ। वो सबसे बड़े हैबिट्स हमारे टाइम पे, सुबह ऑफिस जल्दी जाना, सुबह जल्दी उठना। मैं सबसे पहले अपने पार्टनर को, सबसे पहले मैं उठता था, मैं सबसे पहले बाथरूम, तो अब एक रूम में 12 लोग रह रहे हैं तो ऑब्वियसली बाथरूम सबसे ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि 15-15 मिनट भी लगाए तो बहुत सारा टाइम लगेगा। मैं सुबह 4:30 बजे उठकर रेडी होकर सबके कंबल खींच लेता था। सर्दियों के दिन में भी पूरा कंबल सबे खींचे परे करता था, चलो उठो। और कोई नहीं उठता था तो मैं मारता भी था, और बहुत सारे लोगों ने मेरे से मार भी खाई है। यहाँ पे अगर कोई लीडर है पुराना था उनको पता होगा। तो मैंने उनको लाते मैं पूरे दबा के कर देता, चल तेरी कहते उठ, तो वो फटाफट हाथ सीने से उठ, तैयार हो। मैं तैयार होकर बैठा, चलो जल्दी तैयार हो। तो वो सारे उठ जाते थे, लाइन लग जाती थी बाथरूम में, कोई ब्रश कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई अंदर जा रहा है, कोई नहा रहा है। सारे रेडी होकर मैं उनसे पहले ऑफिस पहुंचता हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं पहले ऑफिस पहुंच रहा हूँ तो मेरी टीम भी पीछे ऑफिस पहुंचेगी। और मैं 6 बजे ऑफिस पहुंच जाता था और मेरी टीम मेरे पीछे 6:30 बजे रेडी होकर ऑफिस पहुंच जाती थी। करना चाहे कुछ नहीं है टीम ने, चाहे किसी का पार्टनर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, मैंने एक ही फोकस रखा था कि भाई ऑफिस तुम्हें जाना है। ऑफिस में हजारों लोग आते हैं, तुम्हारा पार्टनर क्यों नहीं आ रहा है, 1000 लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, किसी से भी पूछो कि मेरा पार्टनर सीनियर क्यों नहीं आ रहा है। और सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, सीखने की एनर्जी होती है बंदे के पास, थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता है, तो तुम लोग सीखो। तो वो एक डंडा परेड कर टीम को 10 से 20, 20 से 40, 40 से 100, 100 से 200, 200 से 300। और जब भी 300 भी हो गए थे ना गगन जी, मैं रात को तब तक नहीं सोता था जब तक मैं 300 लोगों को देख नहीं लेता था कि वो करके आ रहे हैं रूम पे, किन किन लोगों ने रूम पे कितना गंद डाला हुआ है। हमारे कितने सारे पार्टनर्स, अभी मैं यहाँ पे सब लोग सोच रहे होंगे हाँ सिन्नर मैं बहुत गंद डालता हूँ। ऑफिस से जाते ही रूम पे जाते होंगे, कपड़े खोले, टी शर्ट खोली, डेट तेरी, निक्कर पे शर्ट खोली है इधर फेंकी, जूते खोले इधर फेंके, बिस्तरे वहीं पे उल्टे सीधे गंद डोलो हुआ, फटाफट जाने की सो जाता है, फटाफट लेट जाते हैं। ओ मैं थका आया हूँ, पता नहीं कौन सा काम करके आते हैं ये 8 घंटे में ऑफिस से, इतने थक जाते हैं। हमारे ऑफिस में काम होता क्या है यही मुझे समझ नहीं आती सबसे बड़ी। तो इतना गंद डालते थे और मैं चेक करने जाता था कि ये किसके रूम में कितना गंद है। जिसके रूम में गंद मिल गया ना बस, और मैं सभी को मुर्गा बनाता था रूम पे, चलो मुर्गे बन जाओ, जल्दी जल्दी बन जाओ। अच्छा रवि सिंह, एक बज जाता था रूम पे। जी 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 गगन। मैं आपसे नेक्स्ट सवाल ये करना चाहूंगा कि जैसे आज जो हमारा प्रेजेंट का दौर है, इस दौर के अंदर हम किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करें। आप थोड़ा सा आइडिया शेयर करें कि अगर कोई जूम सेशन कर रहा है या ट्रेनिंग सेंटर से कर रहा है, वो किस तरीके से अपनी प्रोस्पेक्टिंग करे। एंड जब भी हम क्लाइंट को कहते हैं, काफी लोगों को डर लगता है या वो शर्मा जाते हैं या उनको कहना अच्छा नहीं लगता कि आप कितने रुपए से यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। अगर मैंने किसी को प्रेजेंटेशन दी है, देन मेरा हक बनता है कि मैं उससे पूछ सकूं कि आप कितने रुपए की शॉपिंग यहाँ से कर रहे हैं, या मैं उसको सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप इतने से शॉपिंग करते हैं तो आपको इस तरीके से ये चीजें होंगी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि आज के दौर में हमें किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग एंड सेलिंग को देखना चाहिए और करना चाहिए? इस प्रोस्पेक्टिंग को लेकर और परचेज को लेकर मैं तुम्हारे साथ बात शेयर करूंगा पूरी कम्युनिटी के साथ। बातों बातों में ना बातें याद आ जाती हैं, एक्सपीरियंस काफी है ना पिछला पुराना। तो एक बंदे ने ना मेरे को बोला था कि रवि क्या करता है, मैंने बोला मैं एमएलएम कर रहा हूँ। तो मैंने भी उनसे सेम क्वेश्चन पूछा था। मैंने पूछा कि यार मैं परचेजिंग कैसे कराऊँ। तब के टाइम पे हमारा परचेजिंग अमाउंट बढ़ रहा। आज के टाइम पे तो मैं किसी भी पार्टनर्स को बोलूंगा यार एक टी शर्ट ले ले, एक सॉक्स ले ले, कुछ भी ले ले, हेडफोन्स ले ले, है ना। कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास परचेज करने के लिए, मैं किसी से भी परचेज करवा सकता हूँ छोटी अमाउंट। तो वो
बिल्कुल आराम से कर देगा। मेरा फ्रेंड है, मैं उसको बोलूंगा यार तू हेडफोन लेने थे, हाँ मेरे पास नहीं है, तो यार मेरे सोर्स से ले ले। तो बोला हाँ चल ठीक है यार, डिस्काउंट भी है और तुम्हें क्या प्रॉफिट आएगा यार, तो मेरे लिए प्रॉफिट में मुझे प्रॉफिट आएगा, तू कर नहीं सकता है? तो बोला हाँ यार जरूर कर सकता हूँ। ये हमारे लिए ऑप्शन है, ये आज के टाइम पे जी हमारे पास इतनी ऑप्शन है। तो मैंने किसी को बोला था कि कैसे कराए, और ये शर्म नाम की चीज तूने बोली है ना, वो शर्म नाम की चीज से मैं मेरे वो टॉपिक याद आ गया कि शर्म। हाँ हाँ मुझे किसी ने बोला था कि अगर तुमने एमएलएम ज्वाइन किया और एमएलएम कर रहे हो तो अगर तुम्हें शर्म आती है ना तो तू कामयाब होने वाला नहीं है। जी तो मैं बोलता हमारे टाइम पे गगन जो एमएलएम करते थे, एमएलएम लोग वाले एक बैग उठाकर गली गली में जाते थे चादर बेचने के लिए, वो भी एमएलएम करते थे। जी बोलता वो बंदा अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर गांव गांव में जाकर टाई सूट पहनकर फॉर्मल कपड़े पहनकर काला बैग लेकर अगर घर जाकर अपनी चादर बेच सकता, उसको शर्म नहीं आ रही है, तुम क्यों कर रहे हो? जी ये मार्केटिंग लाइन का सबसे बड़ा फंडा है। जी एक बंदा अपना घर छोड़कर, डिस्ट्रिक्ट छोड़कर, मार्केटिंग लाइन वाला चद्दर बेचने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट एक छोटा सा, वो घर घर गली गली में जा सकता है, तो मैं ऑफिस में बैठकर किसी को समझा नहीं सकता। जी माना कि हमारे टाइम पे हमारे पास सारे प्रोडक्ट हमारे 7 ब्रांड्स के थे, जूते थे और कपड़े थे। हमारे टाइम पे तो एक ही था, आईफा जोन, कपड़े ही थे। हाँ जी हमने तो वो भी सेल करवाया, लोगों से करोड़ों का बिजनेस करवाया। तो जी अब आज के टाइम पे हमारे पार्टनर्स के पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे वेंडर्स प्रोडक्ट हमारे परचेज के लिए है, आपकी एग्जाम्पल के लिए है। एग्जाम्पल मीन्स कि कोई बंदा एक शर्ट नहीं खरीद सकता है, 1700 परचेज नहीं कर सकता है, पर बंदा 250 के हेडफोन तो खरीद सकता है। 20 रुपए वो से ढाई शुरू सौ है। का क्या क्या 20-22 रुपए से हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज शुरू है, इससे अच्छा और क्या बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल गगन, मैं ये हमारे पार्टनर्स के लिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मीन्स कि जो बंदा 250 का परचेज करवा सकता है, वो बंदा 2500 का परचेज कराने का दम रखेगा। जी स्टार्ट जीरो से होती है, सबको मालूम है कि स्टार्ट बंदा जीरो से ही करता है। जी पर हमारे न्यू पार्टनर्स के लिए ये काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो 250 उसके सबके लिए आज के टाइम पे जीरो अमाउंट ही है। तो वो 250 से स्टार्ट करवाए ताकि उसको एक्सपीरियंस मिले कि मैंने 250 का प्रोडक्ट कैसे सेल किया और मुझे अच्छा कितना रवि जोर सीनियर, लगाना पड़ा। हाँ, रवि सीनियर, ये जो वेंडर हैं हमारे, जितने भी वेंडर्स अभी हमारे पास जुड़े हैं, इनको आप किस नजरिए से देखते हो और आप क्या चाहते हो कि हमारी जो कम्युनिटी है वो वेंडर्स को किस तरह से देखे? क्योंकि हमारे अजय पटेल जी भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं और हमारी कम्युनिटी से भी कुछ लोगों के प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो वेंडर्स को हमें किस तरीके से देखना चाहिए? क्या इंसेंटिव कम है, इसका कारण हम उसको ना बेचें या कम बेचें? मतलब हाँ, इंसेंटिव को लेकर मैं इसमें कोई बात नहीं करना चाहूंगा। एक्चुअल ठीक में है। अगर तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा तो हम्म, ऑब्वियसली इंसेंटिव तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल। सेम जी चीज़ है। हम्म, वेंडर प्रोडक्ट लाने का सबसे बड़ा फंडा इस शॉर्ट कम्युनिटी का, जहाँ तक मुझे नजर आता है और जहाँ तक मैंने रोशन सर जी से बैठकर बात की है काफ़ी टाइम, तो जी हमें यही सीखने को मिला है जहाँ कि ये वेंडर प्रोडक्ट्स लाने का मेन रीज़न है। हम्म, हमारे सेंटर्स में 100 पार्टनर आते थे, वो 100 पार्टनर्स में 40 पार्टनर्स यही बोलकर चले जाते थे कि मुझे कपड़े नहीं खरीदने, हम्म, मुझे कपड़े सेल नहीं करने, मेरे पास बहुत सारे। जी और एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके पास क्या है, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके पास क्या है? वो 40 पार्टनर जो जाते थे ना, वो अब नहीं जाएंगे। वो 40 पार्टनर हमारे वेंडर प्रोडक्ट खरीद कर आईफा जोन सेल करेंगे, मिस्टर हफमैन सेल करेंगे। जी वो दम, वो हुनर उनके अंदर हम लोग भरेंगे। जी फिलहाल उनको जाने तो ना दे। अगर वो 40 चले जाते थे तो वो भी तो किसी काम के नहीं थे, तब भी तो वो बिजनेस हम काउंट नहीं कर रहे थे। अगर तब भी तो हमारा वो जीरो ही बिजनेस था। अगर वो 40 लोग आकर यहाँ पर 1000 का बिजनेस भी करते हैं तो 40,000 का बिजनेस तो आया ना हमारी कम्युनिटी के अंदर। ये सबसे बड़ा फंडा है। रवि सीनियर, इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि पहले जब हम मोहाली में काम करते थे उस समय हम अपने बिजनेस को सिर्फ एक क्लोजिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग कर रहे थे कि हमारा पार्टनर क्लोज हो गया, उसने शॉपिंग कर ली एंड उसके बाद बहुत रेयर चांसेस होते थे कि वो दोबारा शॉपिंग करता था। लेकिन आज की डेट में हमारे साथ रिपीट जो कस्टमर हैं वो बहुत बन गए हैं, हमारे साथ रिपीट कस्टमर बन रहे हैं, रिपीट सेलर बन रहे हैं, हमारे साथ वेंडर बन रहे हैं। तो इसीलिए इसे को कॉमर्स का नाम दिया गया है। और इससे अच्छी और इससे खास बात और क्या हो सकती है कि मुझे नहीं लगता किसी भी डायरेक्ट सेल में वेंडर का एक ऑप्शन होगा कि जिसमें आपके पास सिर्फ 22 रुपए से आइटम शुरू है, 20 या 22 रुपए से आइटम शुरू है। तो ये ब्यूटी है हमारी कंपनी की, एसॉर्ट की। तो ये हम सबको समझनी चाहिए। और
जो भी वेंडर्स हैं वो भी हमारे इंडिया के लोग ही हैं जो ये चीजें बेच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो उनका काम चल रहा है और वो हमारे छोटे जैसे छोटे कह वो हाँ छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर, बिल्कुल वो जी छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर वो हम लोग जो रोशन अंदर लेकर आया है, तो जी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट इम्पैक्ट डालने वाला है हमारी पूरी कम्युनिटी, और इसको बोलते हैं को कॉमर्स। तो ये हमारे बिजनेस को आगे लेकर जाएगा। अगर हमारा बिजनेस पिछले मंथ 1.5 करोड़ था, तो इस मंथ 2 करोड़ के प्लस जाएगा। और जी वही बिजनेस जो मेरा फरवरी में था 10 करोड़ का, वो फिर से वापस आएगा। तो ये इसमें कोई बड़ा दोहराई नहीं है, ये हमारे लिए बेनिफिट ही है, कोई जी लॉस वाला तो बात ही नहीं है। और जो पार्टनर्स हमारे चले जाते थे वो अब नहीं जाएंगे, कोई ना कोई पार्टनर्स यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के जाए, ये सबसे बड़ा लॉजिक है। क्योंकि वो खाली वापस ना जाए, कुछ जी ना जी। कुछ और लेकर लेकर भी मैं जाए और चैट काम भी करे। जी जी जी, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कि किसी का लगातार मैसेज आ रहा है कि हमारे जो शिपिंग चार्ज हैं वो 99 और 149 लग रहे हैं। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी हम शिपिंग चार्ज पे कर रहे हैं इसके बारे में रोशन जी भी आगे फाइनेंस टीम से अक्सर ये सवाल करती है कि हम किस तरीके से अपने जो शिपिंग चार्ज है उसको हटा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपको प्रोडक्ट के बीच में शिपिंग चार्ज डालकर दे दिया जाए और बोला जाए कि शिपिंग चार्ज फ्री है तो क्या होगा? गगन गगन, अब बीच में मैं थोड़ा सा वो हाँ आपको मैं सिर्फ 1 मिनट में हाँ लैपटॉप का चार्ज लगाऊं, हाँ चार्ज थोड़ा सा बैटरी लो हाँ, है। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो शिपिंग चार्ज के लिए मैं ये कह रहा था कि रोशन जी भी ऑलरेडी फाइनेंस टीम से ये सवाल पूछते हैं कि किस तरीके से हम अपने जो शिपिंग चार्ज हम कस्टमर से ले रहे हैं उसको हम फ्री कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि जो शिपिंग होता है वो आगे लॉजिस्टिक के साथ अकॉर्डिंग टू वेट वो आगे वो होते हैं। हम लोग तो सिर्फ 99 रुपीज दे रहे हैं। अब सोचो हमने पावर बैंक मंगवाया उसका वेट अलग होगा, कपड़ा मंगवाया उसका वेट अलग होगा, चावल मंगवाए उसका वेट अलग होगा, बट हम लोग शिपिंग चार्ज वही 99 और 149 के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है। और इनफैक्ट शिपिंग चार्ज के साथ साथ मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में भी बोलना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारी जो टेक्निकल टीम है, आईटी टीम है, उनके एक सीनियर थे, एक सर थे, उनके साथ हमारा सेशन हुआ था और उसमें उन्होंने भी बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन को बिल्ड करने की में लगे हुए हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी को जाकर बोल दें कि हमारी एप्लीकेशन आने वाली है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, बट यस ये हमारी प्लानिंग के अंदर है और ये चीजें फ्यूचर में आपको देखने को जरूर मिलेंगी, राइट। और प्रोस्पेक्टिंग के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप गूगल पे जाइए और वहां पे टाइप कीजिए कि हाउ टू इनवाइट अ प्रोस्पेक्ट इन डायरेक्ट सेलिंग, हाउ टू इनवाइट अ प्रोस्पेक्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ टू इनवाइट अ प्रोस्पेक्ट इन डायरेक्ट सेलिंग, हाउ टू क्लोज अ सेल। ठीक है, आप सेल्स के बारे में सीखिए। जैसे किताब है बेचना सीखो और सफल बनो, ये शिव खेड़ा की किताब है, आप उस किताब को पढ़िए। सवाल ही जवाब है, आप उस किताब को पढ़िए। जुड़ो जोड़ो और जीतो, आप उस किताब को पढ़िए। ठीक है, आप ऐसी जब किताबें आप पढ़ेंगे आपको वहां से काफी ज्यादा मटेरियल मिलेगा सीखने के लिए, काफी ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। और प्रोस्पेक्टिंग और सेलिंग तब होती है जब आप उसको बार बार करते रहते हैं, आपके पास फीडबैक इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे जैसे आपके पास फीडबैक्स इकट्ठे होंगे वैसे वैसे आप सोचने लगेंगे कि मैं उनका क्या जवाब दे सकता हूँ। अब सबसे बड़ा जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? आई डोंट हैव अ मनी, आई कुड नॉट ब्रिंग द पीपल। मैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोगों को इनवाइट नहीं कर सकता, दिस बिजनेस इज नॉट माय टाइप, आई आई कुड नॉट स्पीक वेल, मैं अच्छा बोल नहीं सकता, माय फैमिली विल नॉट एग्री, मेरी फैमिली एग्री नहीं होगी, दिस बिजनेस इज नॉट माय टाइप। तो इस तरह के कुछ एक्सक्यूजेस होते हैं जो ऑलरेडी बुक्स के अंदर मेंशन है, गूगल पे मेंशन है, काफी लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं उसके अंदर वो चीजें मेंशन है, राइट। तो आप उन चीजों को अगर आप ब्रीफली पढ़ना शुरू करेंगे तभी वो चीजें आप जो है मतलब अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और मैं तो मेरा जो प्रोस्पेक्टिंग का एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा है कि जब आप चीजों को बार बार करते हैं आपके पास फीडबैक आते हैं, आपके पास वही आपका स्ट्रगल है। ठीक है, तो जब ऐसे ऐसे सवाल आपके पास आएंगे आप उन सवालों के जवाब ढूंढोगे तब वो चीजें होंगी। सवाल आपको ऑलरेडी मैंने भी बता दिए, लेकिन जब प्रैक्टिकली आपके ये चीजें होने लगेंगी तब हो सकता है ये सवाल आप और गहराई में सोचने लगो। तो बेटर होगा कि जो सवाल मैं बता रहा हूँ आप इसको अभी से थोड़ा गहराई से सोचने की कोशिश करें। और बेसिकली यही सवाल होते हैं, आई डोंट हैव अ मनी, आई कुड नॉट ब्रिंग द पीपल, दिस बिजनेस इज नॉट माय टाइप, मेरी फैमिली एग्री नहीं होगी। और इन्हीं सवालों के जवाब देकर हम लोग क्लोजिंग कर सकते हैं। एक बार तो मैंने अपने पार्टनर के सामने, उसने मुझे 2 सवाल किए, मैंने 10 सवाल लिखकर बता दिए कि तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम है उससे ज्यादा प्रॉब्लम मैं तुम्हें कॉपी पे लिख के बता रहा हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हें जितना पता नहीं है उससे ज्यादा मैं तुम्हें बता रहा हूँ और मैं फिर भी कर रहा हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
एंड पहले तो वो सिर खुजाने लगा, फिर वो बोला कि सही है, आप कुछ हद तक सही बोल रहे हो, एंड उसकी क्लोजिंग हुई और उसकी कम्युनिटी आज भी मेरे साथ काम कर रही है। ओवर टू यू रवि जी। जी अगर इसमें मैं एक्सक्यूजेस की बात करूंगा, ये एम्बलम हाँ को लेकर ना, दुनिया के जिस बंदे को तुम बोल दो जी वो एक्सक्यूज देगा ही देगा तुम्हें फर्स्ट टाइम कि मुझे नहीं करना है, मेरी फैमिली एग्री हाँ नहीं करेगी, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट हाँ नहीं है, मैं कैसे कर हाँ पाऊंगा, मैं पार्टनर्स हाँ कैसे लेकर आऊंगा, कहाँ से करूंगा। चाहे उसके फोन में 1000 की लिस्ट होगी वो हाँ उसके फ्रेंड्स की, तब हाँ भी वो यही बोलेगा मैं कैसे करूंगा, मैं हम्म, नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक एक्सक्यूजेस स्टार्टिंग से ही है। और मैं तुम्हें बोलूँ कि ये एक्सक्यूजेस मेरे भी थे, कैसे जी करूंगा, मेरे तो पार्टनर्स नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो वो ये सारी चीज़ें, तो मैं तुम्हें बोलूँ, मैं मेरी फेसबुक, शायद मुझे लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। क्यों एक्टिव नहीं हूँ? एक्चुअली मुझे ये नहीं कि मुझे सोशल मीडिया पसंद नहीं है, आई थिंक मुझे ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सोशल मीडिया में आऊँ। तो वो मेरे आज भी फेसबुक पे आई थिंक मुझे लगता है 180 फ्रेंड है, शायद 200 फ्रेंड है, और टीम मेरी 3 लाख से भी ज़्यादा है। मैं और मेरी रिक्वेस्ट, मैं अगर आपको फेसबुक मेरी मैं अभी दिखाऊँ तो मेरी पेंडिंग रिक्वेस्ट 10,000 से प्लस है। रवि सीनियर, तो मेरे को इसके दो रिक्वेस्ट रीजन हो अचीव। सकते हैं। इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो आपको प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत नहीं है बिकॉज आप ऑलरेडी एबीओ हैं, और दूसरा आपको ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है बिकॉज वो आपके पास ऑलरेडी है, पब्लिक बिल्कुल, आपको जानती है। मैं खुद ब्रांड हूँ, कोई कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, हाँ कोई दो राय नहीं है। तो ज़्यादा वैसे भी दो चीज़ें और भी है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि एक्चुअल में मेरा साइड बिजनेस काफ़ी है। तो ये नहीं कि मैं अपनी कम्युनिटी को टाइम नहीं देता हूँ। यहाँ पे सारे मेरे लीडर्स गवाह हैं, वो जब भी मैसेज करते हैं मैं उनके उनके लिए हाजिर हूँ, तभी आ जाता हूँ, कोई दो राय नहीं है इसमें। और मुझे रखना आता है हर किसी बंदे को, और ओके अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम हर एक चीज़ करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन वही है जो टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को देखे, और मैं टाइम के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को लेकर चलता हूँ। और फैमिली को टाइम, हर एक चीज़ को टाइम, अपने बिजनेस को, अपने फ्रेंड्स को, अपने डायरेक्ट ऑनलाइंस को, अपने पार्टनर्स को, हर एक को मैंने इक्वल टाइम बांट दिया है और सबको टाइम देता हूँ। तो ये एक बिजनेसमैन का सबसे बड़ा फंडा होता है, अगर वो इसी तरीके से चलता रहे तो वो लॉन्ग टर्म चलता है। तो वो लॉन्ग टर्म चल रहे हैं और आगे जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। 8 साल हुए हैं ना, 16 साल भी होंगे, 16 के 32 भी हम्म। होंगे यहीं पे। अच्छा रवि सिन्हा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जैसे जब आपने बिगनिंग की थी, आपने पर्सनल सेल्स की 7 लोगों के साथ, उन 7 लोगों से आपने करोड़ों नहीं कमाए। उन 7 लोगों की जो कम्युनिटी है, जब आपने उनको बिल्ड किया, आपने उनको प्रमोट किया, आपने उनको लीडर्स में डेवलप किया, उसके बाद उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट किया, आपकी कम्युनिटी साइज बढ़ता गया, एंड जैसे जैसे कम्युनिटी साइज बढ़ता गया, वहां से आपका रेवेन्यू और बड़ा होता गया। तो हमारी कंपनी की खास बात यह है कि आपको वो पर्सनल सेल्स के साथ आपको वो कम्युनिटी सेल्स का पार्ट देती है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने जितना पर्सनल सेल से कमाया होगा वो मेरे ख्याल से 1 लाख से भी कम होगा, हो सकता है 50,000 से भी कम होगा, बट जो आपने कम्युनिटी सेल से रेवेन्यू किया है मुझे लगता है वो करोड़ों में होगा। सो आप कुछ अमाउंट या कुछ नंबर आप शेयर करना चाहेंगे कम्युनिटी का या अपने फाइनेंस का, जो भी आप कंफर्टेबल हो, जितना भी। नहीं, क्या कंफर्टेबल मीन्स? मतलब कंफर्टेबली कि मैं मतलब काफी लोग होते हैं ना, जैसे कि वो अपने फाइनेंस के बारे में नहीं बताते, कि जैसे कि आपने अभी तक कितना यहाँ से अर्न किया है, कितना अमाउंट, नहीं नहीं, लम मुझे सम। बताने की जरूरत ही नहीं है, मैसेज में आ रहा है वो, देखो नीचे। ओके, मेरे मैं से आपके मुंह ज्यादा से मेरी सुनना चाहूंगा। कम्युनिटी को मालूम है। ओके आई थिंक मुझे लगता है कि देखो, जितना कमाया मैंने उस कमाई को दुगना किया है। ओके पर आई थिंक मैंने अपनी जो जो रियल में कमाया है वो 4 करोड़ प्लस है, 4 करोड़ से ज़्यादा कमाया है इस वर्ष। ओके क्योंकि मैंने एक रैंक पे ही 3 करोड़ कमाया, और उससे ओके पहले मैं पहले 1 करोड़ प्लस था एस पे ही। बिल्कुल, क्योंकि 5 साल एस रहा हूँ, और मेरी जो आईटीआर थी 5 साल में वो काफ़ी बड़ी थी, 30-35 लाख, और 40-40 लाख प्लस भी गई है, 50 लाख प्लस भी गई है। मार्किस रैंक पे, एस रैंक पे, तो 4 करोड़ प्लस हो गया, और उसको मैंने दुगना किया है, और साइड बिजनेस ओपन ओके किया, मेरा एक ग्रेट। शोरूम है। ओके ग्रेट। और बीच में PR का कुछ मेरा। कमेंट पढ़ रहा था, कुछ कमेंट पढ़ रहा था कि 50 साल तक क्या आप भी ये शॉर्ट में रहेंगे? देखिए मुझे नहीं पता कि 50 साल तक, सबसे पहली बात कि मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं, या रवि बिल्कुल सीनियर, बिल्कुल, मैं तो सबका चाहूंगा नहीं कि पता। रवि सीनियर 100 साल से ज्यादा जिए, बट हम ये दुआ जरूर करेंगे और हम अपने काम को इस तरीके से स्टैब्लिश जरूर करेंगे कि अगर मैं 50 साल तक जिंदा ना भी रहूं तो हमारा जो टीम है, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो कंपनी है, हमारा जी जो AceSort.com है,
ये फलता फूलता रहे, और यही दुआ हम अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए करते हैं। तो ये तो मेरी रोजी रोटी है, रवि सिन्हा, ये आपकी रोजी रोटी, ये हम सबकी रोजी रोटी है। तो रोजी रोटी को तो हम ऐसे ही गिनते हैं, जैसे जैसे बिल्कुल, दुकान होती है मैं ना। बोलता हूँ कि जी बिल्कुल बिल्कुल गगन, मैं मेरा मानना ये है कि जहाँ से तुमने शुरुआत की, जहाँ जी जहाँ से तुमने ये सारी चीजें तुम्हें मिली हैं, तुमने पाया है, जी जी अगर मैं उसी को भूल जाऊंगा तो जी मैं किसी के लायक नहीं रहूंगा, मैं बिल्कुल। फिर से जीरो हो जाऊंगा। तो भूलने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि जितना अचीव मैंने एक मिडिल फैमिली से था, मैंने बहुत सारे कमेंट सुने हैं लोगों के, काफ़ी सारी बातें सुनी है। और मैं एक बिल्कुल लो कास्ट का हूँ, मैं अपना शेयरिंग बताता हूँ, लो कास्ट का हूँ, ऐसी हूँ मैं। तो हमारे टाइम पे, हमारे इधर एरिया में, इन ऐसी लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं है कि ये तो बंदे ही नहीं है, ये तो जानवर हैं सारे, गधे घोड़े जी बोलते हैं। तो मैं उस कल्चर से, उस छोटे से एरिया से, उस छोटी कास्ट से ऊपर गया हूँ, और आज मेरा उठना बैठना एमएलए के साथ है, बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ बैठना है, बड़े बड़े जितने यहाँ पे मेरे साथ अमीर लोग हैं सारे मेरे साथ बैठते हैं, मेरी उनके साथ मीटिंग्स होती हैं। क्योंकि एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा भी न्यू प्रोजेक्ट मैं अपना चला रहा हूँ 7 करोड़ का, मैंने 7 करोड़ किसी जगह पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये, और मैं सारा दिन उसी में बिजी रहता हूँ। आज संडे इसलिए था क्योंकि आज तो एक वेबिनार था, और आज हम लोग कुछ दिन फ्री अपने लिए भी निकालते हैं, तो संडे मेरे लिए फ्री होता है, संडे हमारी शॉप भी बंद होती है, इसलिए हमारे पास टाइम हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब भी कोई क्लास करूँ मैं अपने शोरूम पे करता हूँ, वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन अच्छा है, यहीं पे भी कनेक्शन तो अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है घर पे भी, तो वहाँ पे वाईफाई है तो थोड़ा सा नेटवर्क कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, जिससे मैं क्लास रेगुलर कर सकता हूँ। तो अभी के टाइम पे तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, और मैं यही 8 साल जब पुराने अपने सोचता हूँ, तो वो लोग जो लोग दूर से हाय हेलो जहाँ गुजर जाते थे पास से, तो उनकी आज आंखें बिल्कुल फटी हुई। तो वो फटी मीन्स कि वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है। देखो, किसी आप लोग वो सुनते हैं ना कि गरीब के घर पैदा होना वो बात नहीं है, गरीब के घर रहकर गरीब ही रहना सबसे बड़ी बात है। तुम्हें वहाँ से निकलना है, वो कोई इशू नहीं है। तो मैं गरीब के फैमिली में नहीं था, बट मैं मिडिल फैमिली था, मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब करते थे, पर फिर भी वो एक कास्ट को लेकर काफ़ी इश्यूज थे लोगों के कि नहीं है छोटी जात है ऐसा वैसा। तो मैं उनसे निकल कर आगे गया हूँ, और वो आज मेरे पास हर एक चीज़ है, 2 गाड़ी हैं, हार्ले है, स्कूटी है, बुलेट है, कि हर एक चीज़ है। तो वो एक उन लोगों के पास भी नहीं है जो वो बातें करते थे तब के टाइम पे, और जब वो बातें करते थे ना वो आज भी फ्री हैं, वो आज भी कुछ नहीं कर रहे हैं, शायद उनकी बातें सुनकर ही मैं आगे बढ़ गया हूँ। जी तो ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक निकल कर जाना है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो वो मैं सबसे बड़ा मेरा फंडा यही है कि मैं अपने आप को शो ऑफ नहीं करता। मैं आज भी जी रहा हूँ, मैं आज भी गाँव में एक ही निक्कर डाल के घूमता जो 8 साल पहले पहले डालता। कुछ ज़्यादा हो गया कुछ, है ना? अच्छा, निक्कर चेंज हो रवि गई है, सीनियर, पर नया निक्कर ही हाँ है। रवि सीनियर बहुत दिल से बात कर रहे हैं, आई थिंक सबके दिल तक ये बात पहुंची होगी। रवि जी, कल आप एक आरोग्य एप्लीकेशन के बारे में बता रहे थे, हाँ प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो बिल्कुल मैं सबसे रिकमेंड करूंगा सेंटर्स को लेकर। गगन आपने क्वेश्चन पूछा था कि हाँ हम लोग सेंटर्स में कैसे वर्क करें, जूम पे कैसे वर्क करें, जूम पे पार्टनर्स जी को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, कैसे अपनी टीम को टच में रह सकते हैं, अपनी जी कम्युनिटी को कैसे मैसेज पास कर सकते हैं। मेरा मैसेज एक पूरी कम्युनिटी को है जो लोग सेंटर्स में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोविड-19 के बीच में ये हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है सेंटर को ओपन करना। बाय द वे, अगर तुम्हारा घर पे बिजनेस नहीं चल रहा है, तुम सोचते हो कि मुझे सेंटर में ही बिजनेस करना है, सेंटर में ही बिजनेस रन करना है, तो कोई दोराई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो, डेफिनेटली करो, आप आगे बढ़ो। एज ए विश यू आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो, क्योंकि आप भागने के लिए आए हो, करो, कोई इशू नहीं, डोंट वरी। बट बहुत सारी चीज़ों को बीच में रख के चलना है, वो चीज़ें हैं, रिस्क हमें नहीं लेना है इस टाइम पे, इस सिचुएशन में। सेंटर जरूर रन करो, मैं सारे यहाँ पे जितने एज फ्री है सेंटर को रन कर रहे हैं। एक आरोग्य हेतु एक ऐप है, वो ऐप डाउनलोड करो। उस ऐप में हमें पता चल जाता है कि कितने दूर हमारा पेशेंट है कोरोना का, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, तो उससे हमें हेल्प मिलेगी सेंटर्स में बिजनेस रन करने की। जो पार्टनर्स, हमारे पार्टनर्स नए नए हमारे पास आ रहे हैं, हमें क्या मालूम वो कहाँ से आ रहे हैं, उनको क्या है, उनको जुकाम है, खांसी है, बुखार है, या कोरोना है नहीं है, उससे हमें पता चल जाता है, और उससे हम एक अवेयर रहते हैं बिजनेस को लेकर भी, और सेंटर हम अच्छे तरीके से रन कर पाते हैं।
तो वो एक ऐप मैं पूरी टीम को, पूरी कम्युनिटी को वो रिकमेंड करूंगा कि वो हाँ बिल्कुल आरोग्य सेतु आप ऐप डाउनलोड कीजिए, और उस ऐप में आपको पता चलेगा कि मेरे साथ जो बंदे बिजनेस कर रहे हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, वो सेफ हैं या अनसेफ है ना। तो इससे आपको कोई रिस्क भी नहीं होगा और आप एक अच्छे तरीके से अपने सेंटर को रन कर पाएंगे और अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकेंगे। दो चीज़ें, अगर आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली अगर कोई एक भी पार्टनर आ गया तो तुम्हें पता ही ये वो वाली है कि एक आया 100 लेके चला गया। ये कोरोना इस तरीके का, एक बंदे ने एक से हाथ मिलाया, उसने उसके साथ मिलाया, उसने इसके साथ मिलाया, तो हमारे हाथ मिलाने की तो वैसे रीत है सेंटर में, पहले पहुंचते पहले हैं और हाथ पहले आगे हो जाता है, हेलो। हाथ सबसे पहले आगे होता है। तो वो रीत हमें थोड़ी सी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रीत मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा थी। तो वो रीत थोड़ी सी बंद करो, वो हाथ मिलाने की जगह हाथ जोड़ो कि भाई तुम मुझसे बच के रहो, मैं तुमसे बच के रहूंगा। तो ये हमें सोशल डिस्टेंस हमें रखना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना हमारी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और इस सिस्टम को फॉलो कर कर चलो, क्योंकि सिस्टमेटिकल चलोगे तो ऑब्वियसली सेफ लाइफ आगे बढ़ोगे। मैं सबको रिकमेंड करूंगा, मैं कल भी गगन तुमसे बात कर रहा था, मैं पूरी कम्युनिटी को मैसेज ये पास करो, जो लोग सेंटर में काम कर रहे हैं, जो लोग तो घर पे कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली सेफ ही हैं। जी गगन बोलिए। मान सीनियर ने एक छोटा सा पॉइंट बताया था कल हमें, बट मैं उसको थोड़ा सा और ब्रीफ करके आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले हम 5 बिलीव्स की बात करते थे, जिसमें हमारे पास कंपनी बिलीव होता था, प्रोडक्ट बिलीव, सेल्फ बिलीव, अपलाइन बिलीव, है ना, सिस्टम बिलीव। तो उनका एक मिक्सचर, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पर्टिकुलर एक एक चीज के ऊपर बात करें, मैं चाहूंगा कि आप उन 5 बिलीव्स के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि 5 बिलीव्स एक ऐसा हमारा सिस्टम था जिसे हमने बिगनिंग में यूज किया है और काफी साल यूज किया है, और आई थिंक ये अभी के टाइम पर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। सो कंपनी बिलीव, सेल्फ बिलीव, अपलाइन बिलीव, प्रोडक्ट बिलीव, सिस्टम बिलीव, इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर 2 मिनट बोलें तो। जैसे कंपनी, मैं हाँ, पांचों को मिलाकर ना एक ही करने को। हाँ, वो पांचों को मिलाकर एक, पता क्या होता है, खुद पे बिलीव। हाँ, अगर तुम्हें खुद पे बिलीव है कि मैं यहाँ से सक्सेस लेकर भाग सकता हूँ या निकल सकता हूँ, तो उसे कोई नहीं रोकने वाला। ना कोई पार्टनर रोकेगा, ना कोई उसका अपलाइन रोकेगा, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। कोई नेगेटिव करने वाला नहीं रोकेगा, कोई अदर्स कंपनी वाले नहीं रोकेंगे। जो भागना है ना जिसने, वो यहाँ से भाग के ही निकलेगा। उस अपलाइन का काम है रास्ता दिखाना। उसने आपको दिखा दिया फर्स्ट टाइम, तुमने रास्ता देख लिया कि मैंने यहाँ से भागकर निकलना है। अब तुम रास्ते में इधर उधर भटक रहे हो तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है भाई। हाँ। अब वो अपलाइन का ठेका थोड़ी है तुम्हें सही रास्ते पर ही लेकर चलेगा, उसको और भी कोई काम होते हैं। रवि सीनियर, इसमें एक चीज और भी है कि अगर अपलाइन बिलीव है, बिलीव का मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम पे भरोसा है मैं तुम्हें पैसे दे दूं, नहीं। बिलीव का मतलब ये होता है कि जस्ट मुझे भरोसा है कि तुमने मुझे यहाँ पे मौका दिया, किसी ने मुझे मौका दिया, एंड मुझे उसके साथ काम करना है। हाँ, मतलब एक सेंस यूज करना है, कॉमन सेंस यूज करना है, सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना है, भरोसा भी करना है, बट उसके साथ ये जो पैसे का मामला है इसमें एथिकल रहना है ना। और इसके अलावा खुद पे भरोसा करना है। इसमें सबसे बड़ी बात, जी जी जी, मैं वही मिक्स मैंने जो किया है, मैंने जो 5 चीजें मिक्स करके एक बनाया ना, उसमें मैं तुम्हें अभी वो 4 चीजों को ना, वो नेगेटिव चीज मैं बताऊंगा। अपलाइन बिलीव, अगर अपलाइन 1 साल के बाद छोड़ के चला जाता है तो फिर पार्टनर का तो बिलीव टूट जाएगा, वो भी चला गया तो मैं भी चला जाता हूँ। कोई बिलीव नहीं, डोंट ट्रस्ट अपलाइन। तुम अपने लिए आए हो, अपलाइन अपने लिए आया। बिलीव तुम्हें अपने ऊपर ही रखना पड़ेगा गगन। सारी कम्युनिटी को मैं मैसेज पास कर रहा हूँ। अब मेरा अपलाइन था तो वो तो 1 साल के बाद चला गया, तो मैं क्या बोलूँ कि मेरे अपलाइन ने मेरा बिलीव तोड़ दिया, वो चला गया, मैं भी चला जाऊँ। अगर मैं भी चला जाता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। हाँ, उस पे एक चीज और भी बोल देते हैं कि जो काम कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे अपलाइन है, फॉर एग्जांपल मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो मैं बोलूंगा मैंने तो आपके भरोसे पे किया था जी। लोग ऐसा भी करते हैं। तो वो गगन एक माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है। वो सबका अलग अलग माइंड है ना। 5 उंगलियां बोलते हैं ना, बराबर नहीं होती हैं। हर एक उंगली में डिफरेंट है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, किसी की सोच छोटी है, किसी की सोच बड़ी है, कोई बंदा बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई बंदा बिल्कुल नेगेटिव है। तो ये तो डिपेंड करता है अपने ऊपर, है ना। मुझे तो मेरे अपलाइन ने रास्ता दिखाया, अब रास्ता उसने दिखा दिया तो वो साइड हो गया, मैंने उसको साइड भी कर दिया था। मैंने उसको ट्रेनिंग के 1 हफ्ते के बाद ही साइड कर दिया। जब मेरे 2 पार्टनर क्लोज हो गए, मैं अलग हो गया था, मैंने अलग ही फ्लैट ले लिया अपना।
और मेरे 22 दिन में 60 डायरेक्ट पार्टनर थे, मैं अपने अपलाइन के साथ ही नहीं रहा, मैं तो अलग से हो गया। मेरे अपलाइन ने मुझे रास्ता दिखाया, मेरा बिजनेस मेरे से स्टार्ट होता है जी। तो जब मेरा बिजनेस मेरे से स्टार्ट हुआ तब मुझे कैसे अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना है, ये डिपेंड फॉर मी, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता था जी। तो मैंने अपने तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड किया। मैं इसमें कोई दोहराई नहीं है, मेहनत की कोई दोहराई नहीं है, काफ़ी मेहनत किया। आज के टाइम पर अगर कोई बंदा बोलता है कि रवि सिन्हा हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, रवि सिन्हा हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, जब कोई ये बोलता है कि यार हमारे अपलाइन ड्यूक तो हमारा फ़ोन नहीं पिक करते हैं और उनके पास हमारा नंबर नहीं है, तो भाई 1000+ मेरे एस हैं, मैं किस किस को नंबर दूँ, किस किस की बातें सुनूँ। स्टार्ट मैंने कर दिया और टीम को जितना बिल्ड करना था, जितना मैंने सिखाया उतना मैंने सिखाया है। वो कल्चर अब अपनी पूरी कम्युनिटी कैसे नीचे तक पास करती है, ये वो डिपेंड फॉर लीडर्स, जो हमने तब के टाइम पे लीडर्स क्रिएट किए थे। यहाँ पे बहुत सारे लीडर हैं, मेरे ख्याल से विकास है, रोहित है, गगन है, काफ़ी सारे, गौतम है, वो कितने सारे लीडर्स वो तब के टाइम पे बनाए हुए, क्रिएट किए हुए। तो ये लीडर्स हैं, खड़े हुए हैं, तो फिर मुझे टेंशन लेने की जरूरत क्या है। तो अब इसमें तो ये बात नहीं है ना, अब नया बंदा कोई आज के टाइम पर आकर ये बोले कि रवि सिन्हा ने तो कुछ भी नहीं किया है, वो तो हवा में ड्यूक बन गया और आज वो घर पे बैठ कर 15-15 लाख ले रहा है, तो वो तो तो वो तो एक बिल्कुल शॉक्ड वाली बात है ना। वो यहाँ तक पहुँचना, वो कैसे पहुँचे वो हमें मालूम, कैसा सफर हमने तय किया है, वो दिन नहीं भूलते हैं। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैं मुझे लगता है कि 16 की टीम थी, तो हमारे 16 के पास ना पैसे ख़त्म हो गए, पैसे फिनिश हो गए। और मेरे ऐसे 10 पार्टनर थे जो बिल्कुल पुअर फैमिली से थे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से लोगों से पैसे उठाकर 20 से स्टार्ट किया था, 8000 वो भी अपने यारों दोस्तों से, अपने कज़न से स्टार्ट किया था। तो सबसे पैसे ख़त्म हो गए, तो हमने ना रात को हम लोग घर पे आए, तो खाने के लिए हमारे पास किचन में कोई सामान नहीं था खाने के लिए, और हम रात को ऐसे भूखे सो गए। पहला दिन हमने भूखा निकाला, सुबह उठे, फिर सुबह उठकर हमने ना चिल्लर इकट्ठे किए, हमने 16 लोग इकट्ठे हुए सारे ब्रिज, और सबसे ना 2-2 रुपए चिल्लर इकट्ठे किए, और एक ब्रेड का पैकेट लेके आए और एक अमूल के दूध का पैकेट लेके आए, और चाय बनाया। हमने चाय बनाकर हमने 2-2 ब्रेड खाए सबने, और ऑफिस चले गए। और ऑफिस चले गए, और अगर हमारे टाइम पे ना काफ़ी हेल्पर्स लोग थे, वो हेल्पर्स वाले लोग सेम कि कोई हरपाल जी बोल रहे हैं, जहाँ वहाँ पे जोगिंदर होता था, मंगल हो गया, बहुत सारे सीनियर्स थे जो हमारे पुराने सीनियर्स किचन में बोलते हैं, रवि सिन्हा आओ यार खाना खाने चले, रवि सिन्हा आओ यार बाहर कुछ खाने चले। तो पैसे होते नहीं था, तो एक लालच भी होता था कि चलो यार सिन्हा के साथ चले जाते हैं और कुछ खा के आ जाते हैं। तो वो मुझे वो आज भी दिन में वो कभी कभी सोचता हूँ घर पे बैठकर कि मैं खुद नहीं गया था, और मैं ये सोचता था कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं भूखा रह सकता हूँ, तो मेरी पीछे टीम भी, मेरे 15 लोग भी तो भूखे रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं अकेला खा कर रहा हूँ और वो 15 कुछ ना खाएं। तो वो पूरा दिन मैंने भूखा निकाला, और एक दिन भूखा निकाल कर तो मुझे कुछ नहीं हुआ, शाम को मैं फिर से वापस आया, फिर हम लोग सो गए, और रात पूरी मैं सो नहीं पाया, और मैं कितना रोया। और रोते रोते मैंने सोचा दिमाग में कि यार मेरे फादर साहब तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं फिर भी भूखा क्यों रह रहा हूँ। फिर एक बार तो ये सोचता हूँ कि यार मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पर जो 15 लोग आए हैं इनका तो कुछ भी नहीं कोई करता है, ये कहाँ से खाएंगे। तो मेरे ना मैंने ऐसे ही दिमाग में सोचा कि मुझे भी भूखा रह के देखना है, कैसा फील होता है भूखा रह के। तुम गगन सोच नहीं सकते, मैंने 3 दिन भूखा रहा, और 3 दिन मैंने सिर्फ ब्रेड और चाय पिया। मोहाली में 15 लोगों ने, हम लोगों ने 3 दिन भूखे निकाले। चौथे दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने पापा को फोन निकाला, और मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। 3 दिन भूखे रहने के बाद आवाज कहाँ से आएगी। तो फादर साहब बोले यार अभी क्या हुआ। तो मैं ऐसे मेरे ना आंसू निकल आए, मैंने बोला मैं पापा पिछले 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया। तो पापा ने ना आगे से मेरे को 4 पहले तो बातें सुनाई, बोला रवि मैं तेरे लिए कमा रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ। अगर तू ही भूखा रहा तो मेरा नौकरी करने का फायदा क्या है, मैं छोड़ के आ जाता हूँ, मैं तो मजदूरी कर लेता हूँ घर पे आकर, अगर तूने भूखा रहना तो ऐसे बात हुई। तो पापा ने फ्रेंड के अकाउंट से, पापा के पास उसने तब के टाइम पे फ़ोन होते नहीं थे, तो कोई जंग था वहाँ पे ड्यूटी पे उसके साथ, तो उसने मेरे को पैसे ट्रांसफ़र किए अपने अकाउंट से 5000। तो मैंने 5000 निकाले, किचन का सामान लेकर आया, पूरा 5000 का राशन डाल दिया मैंने, 4000 का 1000 मैंने जेब में डाला, और फिर हमने पेट भर के खाना खाया और सबको खिलाया 15 लोगों को। वहाँ से मैंने, अब तुम गगन सोच नहीं सकते, मैं वो सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं ये उसमें एक नेगेटिव चीज़ भी है, मैं पूरी कम्युनिटी को वो एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने पूरा 1 साल
मेरी टीम जब मुझे लगता है कि 100 प्लस भी थी ना, मैंने किसी को भी अपनी पूरी कम्युनिटी को रूम रेंट देने नहीं दिया था। मैं खुद अपनी जेब से रूम रेंट देता था सबका। मैं सबको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप खुद डिपेंड कीजिए, डिस्क्लेमर है इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। ये मैं डिस्क्लेमर वो दे रहे तब के टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तब के टाइम पे गगन किसी के पास कुछ होता ही नहीं था यार। हैं। जी और जी। मैंने पूरा 1 साल, मैंने पहले ही साल मुझे लगता है कि 4.5 लाख कमाया था, काउंट से लेकर मार्किस तक, ज्वाइनिंग के लेकर 1 साल में 4 लाख ओके। प्लस। वो 4 लाख मैंने अपनी टीम पे ही इन्वेस्ट की है, वो रूम पे ही इन्वेस्ट की है, लोगों को खाना खिलाया और घुमाने भी लेकर जाता था मैं। शायद रोहित को याद होगा, रोहित नहीं था तब, तो मैं 20-20 लोगों को इलांटे मॉल लेकर पिक्चर दिखाने के लिए लेकर गया अपनी पूरी कम्युनिटी को। तो मतलब आपका वो मैं, मतलब आपका एक महीने का 37,500 रुपये बनता था 4.5 लाख के हिसाब से। हाँ, तुमने इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया है। मैं एक्सेल खोल के बैठा हूँ, एक्सेल खोल के तो बैठा हूँ। एग्जैक्ट मुझे, अच्छा एक्सेल खोल के बैठे। तो वो दिन हमने जो निकाले हैं वो काफ़ी हाईलाइट दिन थे, वो आज भी दिन याद रहते हैं। मैं उन चीज़ों को कभी नहीं भूलता हूँ, और आज भी अपने आप को जीरो मानता हूँ, बिल्कुल जीरो हूँ मैं। और मेरे सारे लीडर्स को मेरे बारे में मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आज अगर अपने गांव में भी किसी किसी ने मुझे खड़ा कर लिया तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, जो किसी ने बोल दिया मैं सुन लेता हूँ। चाहे मेरे पास हर एक चीज़ है, हर एक फैसिलिटी है, पॉलिटिक्स पावर है, तो हर एक चीज़ है। मैं फिर भी वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ तो मैं अब दुख के तिक्कों को तो बुलाऊंगा नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं ओके। आज भी अपने आप को जीरो ही, बिल्कुल जीरो हूँ। रवि पैसा सीनियर। यहीं पे रह के जाना है, ये पैसा पूसा कुछ नहीं साथ में जाना। साथ में सिर्फ जाएंगे वो हाँ आपके अच्छे कर्म है, और जो हाँ आप काम करके जा रहे हो। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है वो ये भी है कि रवि सिन्हा ने सिर्फ खुद पैसा नहीं कमाया है, रवि सिन्हा ने काफी लोगों की लाइफ को भी इम्पैक्ट किया है। अगर इन्होंने बोला कि 4 करोड़ कमाया है तो 4 से कई गुना ज्यादा इनकी कम्युनिटी ने कमाया है। क्योंकि बिल्कुल। हाँ, ये बात भी सबसे मेन है जो रवि जी ने नहीं बोला, बट मैं इस बात को ऐड करना चाहूंगा कि अगर रवि सिन्हा ने 4 करोड़ कमाया या मैंने 50 लाख कमाया है तो मेरी कम्युनिटी ने मेरे से भी ज्यादा कमाया है। क्योंकि जब तक मेरी कम्युनिटी ज्यादा नहीं कमाएगी तब तक मैं उतना भी नहीं कमा पाऊंगा। थैंक यू सो मच रवि सीनियर, आपने इतना टाइम दिया। लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है जो मैं करना चाहूंगा, क्योंकि रवि सीनियर ने तो बोल दिया उनकी टीम में हजारों एसेस हैं, बट मेरे पास कुछ गिनती के एसेस हैं और मेरा नंबर यूट्यूब पे भरा पड़ा है, कोई भी मेरा नंबर निकाल के मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। तो मैं पहले ही रवि सीनियर के मैसेज से पहले ही बोल दूं, कहीं लोग चले ना जाएं, कि आप लोग मुझे यूट्यूब के ऊपर डिजिटल गगन के नाम से ढूंढिए, और इंस्टाग्राम पर digital.gagan मेरा अकाउंट है। वहां पर मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं डिजिटल एप्रेन्योर का भी पार्ट हूँ। सो मैं ये चीज हक से मांग रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग आइए, और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, मैं उसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, तब आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। रवि सीनियर, मैं आपसे एक लास्ट में गगन, मैं अब नंबर शेयर करने वाला नहीं हूँ। मत कीजिए मत कीजिए, बिकॉज मैं वेट कर रहा हूँ कि काफी ज्यादा लोग मेरे साथ काम मतलब जुड़ जाएं, एंड मैं भी एक पब्लिक फिगर बनना चाहता हूँ। एंड अभी के टाइम पे मेरे ये नंबर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मुझे गिनती के ही कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे को मजबूरन अपना नंबर बंद करना पड़े, ये नौबत मेरी आ जाए, बट ये नौबत अभी नहीं आई है, तो इसलिए मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं एनीवन, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और मैं अभी आपके पास आता हूँ रवि जी, मैं आपसे एक लास्ट सुझाव लेना चाहता हूँ, जो आप पूरी कम्युनिटी को एक मैसेज जो आप देना चाहे, जो आपको लगे। मैं मेरे तरफ से फ्री एडवाइस है, हाँ हाँ। तो चाहे कोई उसके पैसे परचेज कर सकता है तो वो कर दे, कोई चक्कर नहीं, वो गगन के अकाउंट में डाल देना। तो मैं सबको एक फ्री एडवाइस करूंगा कि ये एमएलएम इंडस्ट्री है। हम्म। एक बात हमेशा याद रखना, ट्राई ट्राई अगेन, ट्राई ट्राई अगेन, ट्राई ट्राई अगेन एंड ट्राई ट्राई अगेन। हमें कोशिश करते रहना है, जी। कोशिश करते रहने वाले की कभी हार नहीं होती, तो हमें हार नहीं माननी है, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई भी काम हो। मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूँ कि वो आ, आपकी कम्युनिटी के लिए हो, और जहाँ आप एसोर्ट के लिए बात कर रहा हूँ, मैं अदर बिजनेस के बारे में भी बात कर रहा हूँ, आप चाहे किसी और जगह पर भी काम कर रहे हो, मैं सबको ही बोल रहा हूँ, कोशिश करते रहो। तब तक कोशिश करते रहो जब तक तुम्हें रिजल्ट ना मिल जाए। और अगर आप किसी को सुन रहे हो
जहाँ आपको किसी की बातें अच्छी लग रही हैं, जरूर उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन लोगे तो उस चीज़ को आपका रिजल्ट मिलेगा। हम लोग एक्चुअल में करते क्या है, बहुत सारे पार्टनर्स सुन तो जरूर लेते हैं पर उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। अगर सुनने का फायदा ही तब है जब मैं उस चीज़ पे एक्शन ले रहा हूँ। एक्शन लिया, एक्शन के बाद रिजल्ट हाँ में मिला, पॉजिटिव में मिला, नेगेटिव में मिला, वो बात अलग की है, बट एक्शन लेना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जल्दी से जल्दी उस चीज़ पे एक्शन लीजिए ताकि तुम्हें उस चीज़ का रिजल्ट मिले और तुम आगे बढ़ो और आगे जाओ। एज ए विश यू कि आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो। जहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग सारे के सारे 500 के 500 लोग 500 करोड़ यहाँ से कमा कर जाओ। क्या बात है। कोई खाली ना जाए वापस, और सब लोग रिकॉर्ड बनाकर जाएं और मेरे रिकॉर्ड तोड़ के जाएं। और मैं मेरी हमेशा ही कोशिश, सबको मैं रिकमेंड करता हूँ और सबको ही बोलता हूँ कि मैं जब भी क्लास करता हूँ बोलता हूँ कि जो रिकॉर्ड मेरा तोड़ेगा इनकम का, हाईएस्ट इनकम का, मैं पर्सनली उसके साथ जरूर लंच या ब्रेकफास्ट जरूर करूँगा। चाहे वो मुझे मैसेंजर पे मैसेज करके बोले कि सिनर मैंने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब भी, चाहे वो आने वाले 10 साल के बाद, चाहे वो आने वाले 50 साल के बाद, चाहे वो आने वाले 2 महीने के बाद। और जो सारी कम्युनिटी को एक छोटी सी हेल्प है। हेल्प मीन्स कि ऐसे ही बने रहिए, काम करते रहिए, और शायद मुझे लगता है कि जल्द मैं, फिलहाल तो मेरी कोशिश थी, मुझे लगता है कि मैं इस मई मंथ में, जून मंथ में वेटरन नेवी होता, आर्च ड्यूक होता। तो इस कोविड-19 ने मेरा काफ़ी लॉस किया है। तो अब मैं कोविड-19 को तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बट मैं अपनी कम्युनिटी को ज़रूर बोल सकता हूँ कि खड़े रहिए, हिम्मत रखिए, रवि वेटरन नेवी बनेगा और आपके साथ खड़ा ज़रूर रहेगा, और तब भी आपके साथ ही रहूँगा। थैंक यू सो मच। और मुझे यहाँ पे एक शायद लड़की ने एक मैसेज किया है कि गर्ल्स कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है। तो मैं गर्ल्स के लिए एक बोलूँगा कि गर्ल्स, आपको काफ़ी सारी रिजेक्शंस फेस करनी पड़ती है। वो गगन जो तुम एक्सक्यूजेस बोल रहे थे ना, वो सबसे ज़्यादा एक्सक्यूजेस ना गर्ल्स के पास होते हैं। कि मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, मेरे घर वाले घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, मैं कैसे बाहर आऊँगी, अगर 25 साल एज होगी तो घर वाले बोलेंगे आओ तेरी शादी कर देते हैं, है ना। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज गर्ल्स में आते हैं। तो मैं गर्ल्स को रिकमेंड करूँगा कि हमारे पास बहुत सारे गर्ल्स एसेस हैं, बहुत सारी लड़कियाँ एस हैं। हिम्मत रखो और एटीट्यूड रखो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी गर्ल्स में चाहिए एटीट्यूड। वो एटीट्यूड होना चाहिए दड़के वाला। जो हमारे एक गर्ल्स थी विजेता, जो सबसे फर्स्ट गर्ल्स एस है विजेता हमारी कम्युनिटी की, एस और कम्युनिटी की। तो मैंने जब विजेता नई नई आई थी ना इसमें एसोर्ट में, तो मैंने विजेता को ना एक वाइट पेपर पे उस पर साइन लिए थे, और मैंने वाइट पेपर पे साइन लेते लेते उससे बोला था विजेता अगर इस ऑफिस में 500 लड़के हैं और तुम 5 लड़कियां हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसमें मैं जिम्मेवार नहीं होगा, तुम जिम्मेवार होगी। तुम्हें कैसे इन 500 लोगों में काम करना है डिपेंड ऑफ यू। और तुम लड़की हो, यहाँ पे पैसे कमाने वाले लड़के भी हैं, तुम्हें ऑफर भी देंगे, तुम्हें प्रपोज भी करेंगे। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सी लाइन पे चलना है, तुम्हें यहाँ से सक्सीड लेकर भागना है या तुम्हें गलत काम करना है। हाँ, जिस दिन तुम्हें यहाँ पर मैंने देख लिया, जब मैंने सुन लिया कि तूने कुछ गलत किया है, तुम्हारा बोरी बिस्तर उठा के तुम्हें घर पे भेज दूँ। और मैंने उसके पापा से बात की और मैंने उन फादर साहब को बोला अंकल जी ऐसे ऐसे बात है, तुम्हें आपकी लड़की काम करने आई है, अगर अच्छे तरीके से करेगी तो यहीं पे रहे, अगर नहीं तो मैं इसको घर पे भेज दूंगा। और मैंने विजेता को एक बार नहीं 100 बार बोला है कि जिस दिन मैंने तेरी बात सुन ली मैं उसी दिन तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, तब तक जब तक तुम यहाँ पे मार्क्यूस या एस नहीं बन जाती। जब तुम अपने ऊपर डिपेंड हो जाओगी तब तुम कुछ भी करो, तुम्हारा लाइफ है, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। और एस बनने तक मैंने कोई विजेता की कंप्लेन नहीं सुनी। उस लड़की ने एटीट्यूड रखा, खड़ी रही, लड़कों के बीच रहकर लड़का बन के रही। वो गालियां भी देती थी लड़कों को, वो साला ऐसा बहरा, बड़ा एटीट्यूड था उसमें। जब वो क्लास करती थी ना तो पूरा धड़के के साथ क्लास करती थी। तो वो एक एटीट्यूड उसमें था लड़की के अंदर। तो वो लड़की आज काफी अच्छी लीडर है। उस लड़की के नीचे ड्यूक्स हैं, है ना, पवन ड्यूक लड़की जो मेरी कम्युनिटी की फर्स्ट ड्यूक, मेरी कम्युनिटी की फर्स्ट एज भी मेरी कम्युनिटी की थी और एवीओ भी मेरी कम्युनिटी से है, ड्यूक पवन। और
ये एक काफ़ी प्राउड फील वाली बात है कि मेरी कम्युनिटी सबसे बड़ी है, एसोर्ट की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, और सबसे ज़्यादा बिजनेस भी है, सबसे ज़्यादा कमाने वाले लोग भी हैं, सबसे हाईएस्ट रैंक वाले लोग भी हैं। तो ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है अपने अंदर, मैं जब देखता हूँ और प्राउड फील करता हूँ अपनी पूरी कम्युनिटी के ऊपर। और मैं गर्ल्स रवि को सीनियर, ये, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ प्लीज मैसेज पूरा कीजिए प्लीज। हाँ, मैं गर्ल्स को यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ दिल से और अच्छे वे से काम कीजिए, गलत वे से काम मत कीजिए। बहुत सारी हाँ गर्ल्स गलत वे में चली जाती हैं, रॉन्ग वे में चली जाती हैं, और शायद वो सोच लेती हैं कि यार मुझे कोई पैसे कमाने वाला लड़का मिल गया, मैं यहाँ से शादी करके निकल जाती हूँ। तो बहुत सारी गर्ल्स की अलग अलग मेंटालिटी है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि यहाँ से पैसे कमा कर निकलो, नेम कमा कर निकलो, फेम कमा कर निकलो, सक्सीड होकर निकलो। तुम यहाँ से सक्सीड होकर निकलो तो तुम्हें 1 लाख कमाने वाला नहीं, हजारों लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, ऑफर आएंगे तुम्हें। तो और सबसे बड़ी बात, मैं तब भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ, 100 लड़के मिलकर एक लड़की को लेकर नहीं जा सकते हैं गगन, पर एक लड़की 100 लड़कों को लेकर जा सकती है। ये गर्ल्स की चेतना बात मुस्कुरा रही है, चेतना मुस्कुरा रही है, वंदना ये मुस्कुरा रही है सारी आपकी बात सारी सुनकर। मुस्कुरा रही हैं, बंदना मुस्कुरा रही है, मैं काफी गर्ल्स देख रहा हूँ ये। जी सब लोग, सब वुमेन्स मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, तो ये गर्ल्स की पावर है। पर हाँ इस पावर्स को आपने कैसे यूज करना है, इसमें भी एक फर्क है। अब इसको गलत वे में यूज नहीं करना है, हमें इसको राइट वे में यूज करना है। जी ये गर्ल्स की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि गर्ल्स का हाँ क्या सोच है। यहाँ तक मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर गर्ल्स को समझाया। पहली बात तो मैं सच बताऊं गर्ल्स, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी कम्युनिटी में कोई गर्ल्स आए। अच्छा मैं मेरे को सबसे बुरी लगती है गर्ल्स, मैं सच में बताऊं गगन, ये मेरी दिल की बात मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे ये बिल्कुल मैरिड अच्छी है, नहीं लगती, ये मुझे मैरिड बिल्कुल है अच्छा नहीं लगता था कि रवि। मेरा एक गर्ल्स आके मेरा बिजनेस खराब कर। नहीं नहीं गगन, ये पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। जब अच्छा मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ओके सुना है, जब मैंने ओके बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने काफी एग्जाम्पल था। एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ। वैसे कम्युनिटी है, सारे ब्रिजेस हैं, कोई पार्टनर्स तो है, पार्टनर्स भी होगा तो उसको बिजनेस में हेल्प करेगी। मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा। क्लास लंबी चल रही है तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, चलने देते हैं। एक टाइम मैंने जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरी कम्युनिटी आई थिंक 50 की थी। तो मैं स्टार्टिंग से सुनता आ रहा था हमारी कम्युनिटी के बीच कि ये गर्ल्स थी, अपलाइन लड़का था और गर्ल्स डाउनलाइन थी, और दोनों की कम्युनिटी काफ़ी बड़ी होगी और 100 की टीम भी होगी, 100 के बाद 200 की टीम होगी। वो ऊपर वाला भी प्री मार्किस था, नीचे वाली गर्ल्स भी प्री मार्किस बन गई, ऊपर वाला मार्किस बन गया। और गर्ल्स दोनों में काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप था, दोनों ने फिर दोनों का चल रहा था, दोनों ने एंगेजमेंट भी की आपस में। और ऑफिस में एक्चुअली देखो, मैं वही बात कर रहा ना, जो कल्चर तुम अपनी कम्युनिटी में पास करोगे वही कल्चर लॉन्ग टर्म चलेगा। उन्होंने गलत कल्चर क्या पास किया, देखो पर्सनल और प्रोफेशनल में फर्क होता है। बहुत सारे लोग ना इन चीजों को ऐसे ही सोच लेते हैं, समझ नहीं पाते। वो पर्सनल मीन्स अगर तुम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, बट वो ऑफिस में नहीं हो, वो बाहर हो। अगर तुम ऑफिस में एक टेबल पर बैठकर ऐसे दोनों एक दूसरे की तरफ देखोगे तो ऑब्वियसली टीम देख रही होगी यार ये क्या कर रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव थॉट्स है, वो तुम्हारी कम्युनिटी भी वैसे ही करेगी। तो हुआ है एक्चुअल में, वो स्टोरी में मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। वो ऐसे करते थे काम ऑफिस में, और एक ओके और लड़की को भी पैसे का लालच आ गया। अब लड़की को भी 1-1 लाख आने लगा, और उसने लड़के को लात मारी कि भाई जय तू भाग, मैंने तेरे से शादी नहीं करनी। वो बोलते ना कि मन उसका अक गई, वो साल उसके साथ रही और बिजनेस अपना स्टार्ट किया, उसको चल तू भाग जाओ। तो लड़के को भी गुस्सा आया, यार एक साथ मेरे साथ रही। देखो गुस्सा इन दोनों का है, पर दोनों की वजह से 200 लोगों की कम्युनिटी इन्होंने एक दिन में खराब की। 200, इन दोनों की लड़ाई की वजह से इन दोनों ने अपनी कम्युनिटी को टाइम नहीं दिया, प्रॉपर उनको समझाया नहीं, उनको गाइडलाइंस नहीं दी, उनकी ओर फोकस नहीं किया, अपने पर्सनल लेवल पे अपने अपनी जो इनकी प्रॉब्लम्स थी उन पे ही फोकस करते रहे, और 200 की टीम क्लैप्स हो गई, बिल्कुल फिनिश हो गई, और दोनों घर पे बैठ गए। अब दोनों घर पे बैठ कर क्या वो मछली पकड़ रहे हैं अभी, अब उनसे बस अब उनसे सहा जा रहे हैं। तो ये उस उनको मैं सुन के ना, मेरे माइंड में ये आ गया था कि मेरी कम्युनिटी में 50 लड़कियां, अगर एक भी लड़की आ गई, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़की का माइंड गलत होगा, मेरे 50 लड़के हैं जो जंग है, वो तो सारे गलत जाएंगे ना। वो जी उनको लड़की मैंने दे दी, टीम के अंदर एक लड़की आ गई, तो वो तो ऑब्वियसली उनके पीछे भागना स्टार्ट कर देंगे, वो तो मेरी सुनेंगे ही नहीं। तो मैं तो यहाँ से रिटायर होकर कभी भी नहीं निकल पाऊंगा।
तो मैंने वो चीज कभी पास ही नहीं होने दी अपनी टीम में। मैंने अपने 50 लड़कों को बोला लड़के टीम में आने चाहिए, जिस दिन कोई लड़की आ गई ना मैं तुम 50 को यहाँ से ऑफिस से निकाल दूंगा। तो जब तो एक विजेता काम आई करते थी हैं। हाँ। गगन, जब विजेता आई थी तो वो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था जब विजेता ऑफिस में आई थी। मैंने उसके वाइट पेपर पे साइन लिए, मैंने उसको भगाने की भी कोशिश की। यहाँ तक मैंने उसको बोला जहाँ पे तेरा फ्यूचर नहीं है तू जा यहाँ से। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं तब के टाइम पे तब की सिचुएशन से सही था। आज की सिचुएशन में और पहले की सिचुएशंस में जमीन आसमान का फर्क है। आज की सिचुएशंस में काफ़ी डिफरेंट है। आज मैं गर्ल्स को रिकमेंड करूंगा कि आप और गर्ल्स को इनवाइट कीजिए, आपके लिए सेंटर्स हैं, आपका माइंड सेट है, आप जूम पे फ़ोन पे भी बिजनेस कर सकते हैं, सारा बिजनेस हमारा ऑनलाइन है। तो गर्ल्स के लिए सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट ही ऑनलाइन है, और आप चाहे तो ऑफिस में आकर भी काम कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तब की सिचुएशंस ऐसी थी गर्ल्स, मैं अपने लड़कों के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि मेरी भी सिस्टर्स हैं, मेरी 3 सिस्टर्स हैं। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी एक सिस्टर 500 लड़कों के बीच में रहकर काम करे। मेरी सिस्टर गलत नहीं है, पर वो 500 लड़के गलत होकर मेरी सिस्टर को गलत कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फंडा था तब के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लड़के थे। अगर खुदा ना चाहे वो उस लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता, 10 लोग लड़की मिलके कुछ कर देते, तो उसका कौन जिम्मेवार होता? कितना कितना बदनामी होता, कितना इंसल्ट होता सबका। इसीलिए वो मेरा सबसे बड़ा एक फंडा था। मैं उस सोच को लेकर अपनी कम्युनिटी में गर्ल्स नहीं आने देता। तो जब गर्ल्स बहुत सारी होगी तो मैंने गर्ल्स को क्लासेस की हैं। गर्ल्स को मैंने 100 गर्ल्स को, गगन तुम्हें याद होगा, मैंने सबसे ज़्यादा क्लासेस मैंने गर्ल्स को की हैं अपने ऑफिस में। 100 गर्ल्स को बैठाकर समझाया हूँ, और जो गलत होती थी मैंने उसको खड़े होकर मैंने 100 गर्ल्स में बीच कर डांटा है कि तू गलत है, तूने स्टार्ट किया। और वो बीच में रोती थी और रो कर वो बोलती थी कि सीनियर ने मेरी 100 लोगों के बीच में बेइज्जती की है, इंसल्ट की है। तो मैं कर देता था कि तू गलत है यहाँ। और मैं उसको पर्सनली भी समझाता था, बीच खड़े होकर भी समझाता था। जब 100 गर्ल्स होगी तब थोड़ा सा ना वो रिस्क लेना बनता नहीं था। तो इसलिए मैंने अभी के टाइम पे और तब के टाइम पे डिफरेंट था। तो गर्ल्स, इसमें माइंड नहीं करना है आपको सबको कि मैं नहीं आने देता या मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअल मैं सिर्फ आपके भले के लिए अपनी कम्युनिटी के अंदर गर्ल्स को नहीं आने देता। आज के टाइम के आपके लिए खुली छुट्टी है, आप आइए, बिजनेस को बूम कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू रवि सीनियर। और मैं भी ये कहना चाहूंगा, एक मिनट, कि जितने भी वुमेन्स इस ग्रुप के अंदर हैं, सब लोग प्लीज अपने इस प्रोफेशन के अंदर अपने पास 2 कांटेक्ट रखिए, एक अपना पर्सनल, एक ऑल्टरनेट। और आपके पास, सबके पास एक सिक्स सेंस होती है, आपको पता चल जाता है कि कौन सा बंदा आपको किस नजर से देख रहा है या उसका क्या पर्पस हो सकता है बात करने का। तो अपने अंदर थोड़ा एटीट्यूड रखिए, थोड़ा विलिंग रहिए अपने काम के प्रति। और पहले के माहौल में और आज के माहौल में काफी ज्यादा फर्क है। और आप अपने घर में सुरक्षित हैं, ट्रेनिंग सेंटर में जहां भी आप काम कर रहे हैं, आपकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने आप को, आप अपने प्रति पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। चैलेंज, रोशन जी भी कहते हैं कि हर किसी के बिजनेस में 10 to 20% चैलेंज ऐसे आते हैं जो सबके लिए डिफरेंट होते हैं, वो यूनिक भी हो सकते हैं। सबका संघर्ष एक जैसा नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में हम सबका फर्ज बनता है कि हम जिंदगी को बर्दाश्त करना सीखें। अगर हमें एक आम जिंदगी जीनी है तब भी हमें बर्दाश्त करना होगा, और अगर हमें एक बड़ी जिंदगी चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए, और आप एक बहुत बड़ी अच्छी लाइफ चाहते हैं, तो वहां भी आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। और लीडरशिप के अंदर भी आपको बहुत कुछ सहन शक्ति जो है वो आपको बनानी होगी, क्योंकि जिनको आपने अपने हाथों से बनाया होगा, कल को वो आपके सामने कुछ पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। राइट। सो इन चीजों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। रवि सिन्हा ने आज, जी 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 जी, मैं बोलूंगा कि मेरा जो पर्सनल मानना है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो मैं लड़के को भी गलत नहीं बोल सकता हूँ, लड़की को भी गलत। गलत दोनों ही होते हैं, तो ही ताली बजती है। इसने देखा और इसने रिस्पॉन्स किया, या इसने देखा इसने रिस्पॉन्स किया, तो ही ताली बजेगी ना। जी। तो अगर यही सही रिस्पॉन्स से चल रहा है, ये भी सही रिस्पॉन्स से चल रहा है, तो दोनों अपने अपने रास्ते पे काम कर रहे हैं, सक्सीड दोनों की मिलेगी, दोनों बराबर है। इसमें गर्ल्स, जरूरी नहीं है कि गर्ल्स सही होती हैं, गर्ल्स भी गलत होती हैं। और इसमें ये भी सही नहीं है कि बॉयज ही गलत होते हैं, बॉयज भी सही होते हैं। ये अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस नजरिए से उसको देख रही हूँ, जब मैं किस नजरिए से उसको देख रहा हूँ। आपका नजरिया चेंज होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में एक कहावत है, मेजॉरिटी इज अ रॉन्ग, कि जब नंबर बहुत बड़ा हो जाता है तो सही और गलत हर दोनों तरह के लोग होते हैं। मार्केटिंग में प्रॉब्लम एंड सवाल हमेशा बने रहते हैं,
और इसीलिए हमें अपना ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी चीज जो जिंदगी में चाहिए होती है, जिंदगी को जीने में, हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वो है हमारी कॉमन सेंस और वो है हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये जितना अच्छा रहे, जितना बढ़िया रहे, उतना अच्छा है। और आप ये मत समझिए कि रवि सीनियर की किस्मत थी, वो पहले आ गए। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, अपने बिजनेस में बहुत कुछ देखा है, और किस्मत इज इक्वल टू योर कॉमन सेंस एंड योर सेंस ऑफ इसमें ह्यूमर। इसमें गगन मैं हाँ। ये बोल रहा हूँ कि अच्छा हुआ आप तब नहीं आए, आप होते भी नहीं। अगर जी आप जी तब के टाइम आते कब कब के भाग जाते। अच्छा जी हुआ आप अभी आए। जी ये सारे लोगों को बोल रहा हूँ कि अच्छा हुआ आप तब के टाइम पे नहीं आए, क्योंकि हमने काफी टफ टाइम निकाला है आपके लिए। वो काफी आपके एसेस आपकी बहुत सारी हेल्प करते हैं यार। हमें तो एसेस ही नहीं दिखते थे। जी आपके टाइम पे चेक्सो क्लासेस होती हैं आपके ऑफिस में, हमारे टाइम पे कोई चेक्सो क्लासेस नहीं होती थी। जिसमें दम है वो जी। करे और जिसमें दम नहीं है वो भागे। हाँ एसेस आते ही नहीं थे ऑफिस, तो दिखता ही नहीं कोई भी। तो आज के टाइम में तो आपके पास 5-5 6-6 ऑफिस एसेस ऑफिस में आपके पास प्रेजेंट में होते हैं। आप कभी भी आपके अपने एसेस से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशनल काफी जरूरी है पार्टनर्स को एक रवि सीनियर, अचीवमेंट। जी आप पहले बात बोलिए, मुझे उसके बाद एक जरूरी बात मुझे भी बोलनी है, आप अच्छा, प्लीज। वो जी अचीवमेंट्स अचीवमेंट्स दिखाना भी काफ़ी ज़रूरी है हमारे बिजनेस में। तो हमारे टाइम पे कोई अचीवमेंट्स नहीं होती थी। हमारे टाइम पे जो कमाते थे वो घर पे ही रहते थे, वो सिर्फ 10 दिन ही ऑफिस आते थे 20 के बाद। तो वो हमें मिलते नहीं थे। अगर वो आते भी थे तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि हम उनसे टाइम ले सकें। तो जी आप लोग काफ़ी लकी हो, क्योंकि आपके पास आपके एज आपके ऑफिस में रहते हैं, और आप लोग ऑफिस में उनकी हेल्प ले सकते हैं। वो आपको चेक्स और क्लासेस कर सकते हैं, उनको मोटिवेशन कर सकते हैं, अपनी अचीवमेंट बता सकते हैं। हमारे टाइम पे कोई अचीवमेंट थी नहीं, हमने तो लोगों की अचीवमेंट बताकर काम चला दिया। तो जी ये हम सबसे बड़ा हमारे टाइम पे था टीएफ 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 टीएफ। अगर वो हम हमारे लाइन में नहीं भी था, हम तब भी उसके टीएफ करते रहते थे। जी वो जी हमें हेल्प किया। हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी हेल्प ही हमें टीएफ से मिली है, क्योंकि हमने टी डाउन कभी किसी का किया ही नहीं है, हर किसी का टीएफ करते थे। तो शायद उस वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे और इतना बड़ा कम्युनिटी खड़ा हुआ। और ये आपको भी फायदा देगा, टीएफ मत करना जी। भूलिए। रवि सीनियर की बात पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि टीएफ का मतलब ये होता है कि जो चीज वाकई तारीफ के काबिल है, उसे हम अपनी जुबान से अपनी फीलिंग्स के साथ सामने वाले को, उसी एनर्जी को हम सामने वाले में ट्रांसफर करते हैं, और इसको हम एक तरीके से सेल्स भी कहते हैं। और मैं एक मैसेज आप पूरी कम्युनिटी को ये देना चाहता हूं कि अगर आप किसी ऐसे दौर में है जहां पर आपके पास आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए आपका अपलाइन आपके नजदीक नहीं है, या फिर आपका एस आपके नजदीक नहीं है, या फिर कोई भी आपके नजदीक नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। जूम एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप खुद का जूम का लिंक बना सकते हैं, आप इंडिविजुअली प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, उनके साथ जूम सेशन कर सकते हैं। जैसे आज मैं भी एक प्रोस्पेक्ट के साथ 1-to-1 इंडिविजुअली मीटिंग करने वाला हूं, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। और कम्युनिटी आपके नीचे बिल्ड होगी, आपसे बिल्ड होगी। तो सबसे पहले वो आपको देखेंगे। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप में स्किल्स हैं, आप में तजर्बा है, तो आप अकेले भी उस चीज को कर सकते हैं। और प्लस आपके लिए ये जैसे वेबिनार हो रहे हैं, आज हमारे साथ रवि जी थे, ऐसे और भी वेबिनार हर वीक होते रहते हैं, और एल&डी टीम भी हमारे लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज करती रहती है। तो इनका मदद लेकर हम अपनी कम्युनिटी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सो आज आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास सेंटर नहीं है, मेरे पास कैबिन नहीं है। अगर आपके पास घर में रूम भी नहीं है, तो आप छत पर बैठकर भी मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अप्रैल महीने में इसी तरीके से शुरुआत की थी। मेरे पास भी एक अच्छा नेटवर्क नहीं था। गगन और गगन जी गगन, ये भी तो सेंटर ही है, ये जूम भी तो सेंटर ही है। इससे बड़ा सेंटर और क्या सोचते हैं? 500 लोग तो आ गए यहाँ पे। बस नाम ये बदल गया सेंटर और से कम कुछ। सोचिए। हाँ बिल्कुल, बस नाम बदल गया है, बाकी सब कुछ सेम है। और बस हम लोग पानी की बोतल अपनी अपनी लेकर बैठे हैं। हमारे मेरे पास तो वो भी नहीं है। हाँ, वो पानी की बोतल आपको याद होगी, जो मतलब हमेशा टेबल पे आ जाती थी। और इसके अलावा आप आपको सुनकर खुशी होगी रवि जी, गौतम दलोत्रा जी ने हमें लाइव इंस्टाग्राम पर भी किया हुआ है, और हमें लोग इंस्टाग्राम पर भी लाइव देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच रवि जी एंड ऑल कम्युनिटी, आप लोगों ने हमें वक्त दिया लगभग 1.25 घंटे का। और रवि सीनियर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। और हम जल्दी इसके बाद और भी वेबिनार जो हैं वो आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इन वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करते रहिए। और सबसे खास बात, अगर आप फेसबुक चलाते हैं, मुझे यकीन है वो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं होंगे, और जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं वो लोग फेसबुक पे नहीं होंगे। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर आइए, मेरे लिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि एसॉर्ट की ज्यादातर अपडेट जो है वो इंस्टाग्राम पर ही आती हैं,
और प्लस अभी 2 दिन पहले एसॉर्ट ने भी अनाउंस किया कि हम अपनी अनाउंसमेंट को आप फेसबुक के ऊपर भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो आप इन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, इनसे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, अपडेट्स ले सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी बहुत सारी नई चीजें आप यहाँ से सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच रवि सीनियर। एक छोटी सी बात। हाँ हाँ। एक ना तो हमारे टाइम पे ना एक हम लोग मैं एग्जांपल देता था अपनी टीम को, अपनी पूरी कम्युनिटी को। वो तब के टाइम पे क्या क्यों एग्जांपल था, क्योंकि वो ऑफलाइन था। पहली बात तो किसी के पास फोन ही नहीं होते थे, छोटे छोटे सारे वो बटन वाले फोन होते थे सारे, किसी के पास कोई टच फोन नहीं होता था। और मैं तब के टाइम पे पता क्या एग्जाम्पल देता था कि जिनके पास फोन थे ना, तो वो फोन का इस्तेमाल क्या करते थे, सारा दिन फेसबुक चलाता था। मैं उनको बोलता था भाई फ्रिज का ढक्कन खोलो और फेसबुक खोलो, दोनों में कुछ नहीं मिलने वाला है, दोनों खाली खाली रहते हैं। वो टाइम और आज का टाइम ये है कि फेसबुक खोलो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और तब का टाइम फेसबुक खोला, फ्रिज का ढक्कन खोला, कुछ नहीं मिलता था, खाली के खाली है। और आज के टाइम पे इंस्टाग्राम खोलो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वहाँ पे लाइव है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा लीडर्स वहाँ पे कुछ सिखा रहा है, मोटिवेट कर रहा है, कोई ना कोई न्यू आपको आइडियाज क्रिएट आपके पास हो रहे हैं, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो ये आज के टाइम पे इससे पता चलता है कि डिजिटल इंडिया, ये फायदा है डिजिटल ऑनलाइन होने का। अब फायदे इसके नजर आ रहे हैं, तब के टाइम पे कोई फायदा नजर नहीं आता। मैं हाथ जोड़कर एक बार सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, बिकॉज सब लोगों के थैंक यू के मैसेजेस आ रहे हैं रवि सीनियर, आप इनको एक बार थैंक यू कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आपका सबसे बड़ा थैंक्स कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया, 1.25 घंटे बैठकर सुना। और ऐसे ही मैं फिर से आपसे मिलूंगा, बड़ी जल्दी मिलने वाला हूँ। फिर से एक वेबिनार होगा, उसमें आई थिंक 500 नहीं, गगन हम कोशिश करेंगे 2000 से भी लोग ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स हमारे रह गए हैं जो नहीं आ पाए। तो कोशिश रहेगी, मिलते रहिए। मैं भी रह गया था। थैंक यू। और मेरी तरफ से ऑल गाइस ऑल द बेस्ट। आई विश यू आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो, आप इस ओर से कमा कर जाएं, लाइफ बनाकर जाएं और अपना नाम कमा कर जाएं। Thank you so much guys, all the best. Thanks. Thank you all of you.